बीमारियों को ना ठीक करने के लिए हमेशा दवाइयों की जरूरत पड़े, एक बहुत बड़ा मिथ है। और उससे भी बड़े मिथ्स आपके सामने हैं, स्पेशली आज के वेबिनार से रिलेटेड। कोलेस्ट्रॉल जो है रियल कल्प्रिट है, सब बोलते हैं। आपको सब यही बोल देते कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आज हम आपको ये प्रूव करेंगे। और उसके अलावा कि कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और हमें जबरदस्ती इस वैक्सीन को लगा दिया गया है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं पिछले 2 साल में कितनी यंग सीमिंगली फिट लोगों की डेथ हो गई है ड्यू टू हार्ट अटैक। आपने बहुत रिसेंटली सुना है। और आपका जो मिथ है ना, आपकी फेवरेट टी और आइसक्रीम की बहुत हेल्दी और सेफ फूड है, मैं तो कहता हूं ये इवन डेंजरस, उससे भी ज्यादा डेंजरस है स्मोकिंग और अल्कोहल से भी। ये भी हम प्रूव करेंगे आपको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्मोकिंग और अल्कोहल को सपोर्ट कर रहा हूं, बट और भी चीजों के लिए आपको समझना जरूरी है जो आप डेली रिपीटेडली गलतियां कर रहे हैं। और लोग बोल देते कि हाइपरटेंशन बीपी को हम क्योर ही नहीं कर सकते, एक बार हो जाए शुरू और दवाइयां इसकी तो बंद ही नहीं हो सकती। स्ट्रोक कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, और आजकल तो यंग एज में हो रहा है, तो ये मानना भी गलत है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वी विल हैव केस स्टडीज फ्रॉम आवर क्लिनिक्स टू प्रूव दैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी बिना एलोपैथिक दवाइयों के रिवर्स किया जा सकता है। और कि भाई बीपी कॉफी पीने से और नमक खाने से ज्यादा होता है और इनको छोड़ने से बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। और मिथ, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं। ठीक है, और हाँ, एक मिथ कि भाई आपको थोड़ी सी ब्लॉकेज होगी हार्ट में तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। तो इस तरह के मिथ्स आज हम बस्ट करने वाले। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर जयंत शर्मा, ए फादर ऑफ 2 ब्यूटिफुल एंजल्स, a medical practitioner, a homeopathic physician for last 15 years, a COVID warrior. We have treated more than 20,000 COVID cases, including many severe ones, exclusively with homeopathic medicines only. And the founder of this प्रोत्साहन program, जिसका एम है कि हम आपको एक सही मेडिकल एजुकेशन दे। वो मेडिकल एजुकेशन दी जो हमें स्कूल्स में या करिकुलम में दी है, असली मेडिकल एजुकेशन जिससे आप बिना दवाइयों के और बिना किसी डिजीज के जी सकें। और आई एम ए ultra marathoner who have completed world's highest ultra marathon, Ladakh marathon, 122 kilometers and 72 kilometers. Also a gardening enthusiast who believe कि हमें जितना हो सके अपनी limitations के हिसाब से urban farming और hydroponic farming को यूज करके pesticide free, insecticide free खाना बनाना चाहिए। A fitness enthusiast and a lifestyle implementer. प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाने के पीछे हमारी इंस्पिरेशन है कि हम आपकी दवाइयों को इस तरह से कूड़ेदान में फेंक सकें। और क्योंकि ये दवाइयां जो आप बीपी सोचते हैं, और बीपी की दवाइयां WHO के ऑफिशियल पेज से हैं, पहले बीमारियों के लिए दवाइयां खाएं और फिर उन्हीं दवाइयों से हमें कैंसर मिलता है। ये ऑफिशियल पेज ऑफ WHO की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। जो आप नॉर्मली यूज करते हो ना, एस ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमारी दवाइयां होती हैं, और टेलमिसार्टन सॉल्ट जो स्मॉलली टेल्मा 40, टेल्मा SR के नाम से आप लोग लेते हैं। देन डायबिटीज की मेडिसिन और गैस की गोली जो कॉमनली आप लेते रहते हैं, ये सब बैन हो चुकी है। वी विल एलैबोरेट ऑन दिस फर्दर। ये प्रोग्राम बनाने के पीछे मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस जो स्पोर्ट्स में है, मेडिसिन में है, और उसके साथ साथ जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन का रिसर्च है, और उसके साथ साथ समन्वय किया गया है वैदिक ज्ञान का जो एज ओल्ड हमें विजडम मिला है, जिसको हम भूल चुके हैं। हमारे गुरुजन जिनकी इंस्पिरेशन से ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया गया, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर एनएमएन, इनको मेरा नमन है। इनका मानना था कि जब तक आप मेंटेनिंग कॉज को दूर ही ना कर सको, लेकिन अब आजकल बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कॉज ही नहीं पता, तो कॉज ही नहीं पता तो दूर क्या करोगे आप। तो मॉडर्न मेडिसिन हमें समझाती ही नहीं है, हमें भी मेडिकल स्कूल में नहीं पढ़ाया गया कि क्या कॉजेज है। तो जब कॉज नहीं ठीक करोगे तो दवाइयां तो सारी जिंदगी चलती रहेंगी, चाहे आप होम्योपैथी लो, आयुर्वेद लो या एलोपैथी लो। ठीक है, सिमिलरली फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इनको एलोपैथी का भी फादर कहते हैं, सर विलियम ऑसलर। इनका भी मानना था कि हमारे फिजिशियन का सबसे बड़ा एम होना चाहिए एजुकेट मासेस इन ऑल फॉर्म, क्लिनिक पे करें, वेबिनार्स के थ्रू करें। इन वेबिनार्स का पर्पस ये है कि हम आपको सही एजुकेशन दे पाए ताकि आप दवाइयां अपनी रोक सके। और महर्षि वाग्भट, जिनका हमेशा से मानना था, इन्होंने आज से 2000 साल पहले अष्टांग हृदय संहिता किताब लिखी जिसमें 7000 से ज्यादा सूत्र हैं, और ये आज भी एज आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक, इनको फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा आप बोल सकते हैं। इन्हीं की बहुत सी सीखों को हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करके बनाया है। आज आप जो वेबिनार में बैठे हैं, ये आपका स्टेप 1 है फ्रॉम गोइंग अवे फ्रॉम डिजीजेज एंड मेडिसिन। स्टेप 2 होता है हमारा पर्सनालिटी प्रोग्राम है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, जिसके बारे में हम बाद में आपको इंट्रोड्यूस करें।
पहले तो समझे कि बीपी होता क्यों है। आपने घर में सबने पाइप से पानी दिया होगा पौधों को, तो आप देखते हैं कि जैसे ही हम उसके आगे अंगूठा लगा देते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है। सर्दियों में सबसे ज्यादा केसेस आते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक के, ये भी सुना होगा। बीपी भी सर्दियों में बढ़ता है। जिस तरह से सर्दियों में हमारी जो पाइप होती है रबड़ की होती है वो हार्ड हो जाती है, सिमिलरली हमारी बॉडी की आर्टरीज भी पाइप की तरह जब हार्ड हो जाती है, इसमें सिर्फ सर्दी का रोल नहीं है, एजिंग के साथ और भी फैक्टर्स हैं सर्दियों में, क्योंकि हमारा ब्लड का, हम पानी कम पीते हैं, ब्लड थिक हो जाता है, वेरियस अदर थिंग्स। जो भी कारण है कि इसकी ल्यूमन को, जैसे हम अंगूठा लगाते हैं ऐसे ही इसके डायामीटर को जो भी चीज कम कर देगी वो आपका बीपी बढ़ा देगी, और उसी वजह से आपकी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को, स्पेशली हार्ट और ब्रेन जिसकी हम बात करेंगे, और पेरिफेरल यानी लिम्स जिसकी वजह से गैंग्रीन होता है, वहां जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो उनके कुछ कुछ हिस्से डेड हो जाते हैं, और इसी को हमने नाम दिया लकवा मारना या स्ट्रोक। और साथ ही साथ जो है हमने ये भी नाम दिया है कि कैसे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, रेंजेस, ये WHO की रेंजेस है, 120-80 हम नॉर्मल मानते हैं, बट प्रैक्टिकली 140-90 तक कभी कभी आए, रेगुलर ना आए तो उसको नॉर्मल मानना चाहिए। और उसके अलावा अगर ये बढ़ जाए और लगातार आपका 140-90 से ऊपर आने लग जाए, मान लो हफ्ते में आप 3 बार नापते हो और तीनों रीडिंग ऊपर आ रही हैं, और जितना ये ऊपर जा रही है उतना ही सीवियरली आप, और फिर जब 180 से भी ऊपर चले जाती है तो उसको हम बोल देते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये शब्द यूज किया जाता है उसके लिए। और इसी की वजह से फिर हमें और बीमारियां मिलती है। जितने लंबे टाइम हम बीपी, शुगर, ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ जीते हैं, उतनी समय हमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक, गैंग्रीन, आंखों की रेटिनोपैथी, रेटिना फेलियर और किडनी फेलियर जिसकी वजह से आपको लगातार डायलिसिस कराना पड़ता है, एंड देन न्यूरोपैथी ऑल्सो, जो पैरों में झंझनाहट रहना, वीकनेस रहना, ये सब। प्रोत्साहन वेबिनार जो आज हम कर रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने। हम पहले तो मिथ बस्ट करेंगे आपके, ये जो कोलेस्ट्रॉल और इनकी बात की हमने, फिर हम कॉजेस को जानेंगे कि क्यों हाई बीपी और वेस्कुलर डैमेज होता है, असली कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो कारण। उसमें सब पॉइंटर्स हम डिस्कस करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। फिर किस तरह से हम रेक्टिफाई करें इन कॉजेस को, रिवर्स करें जो डैमेज हमें हो चुका है ऑलरेडी। अब कोविड वैक्सीन तो हम सबने ले लिया, तो उसको कैसे बचाया जा सके कि हमें ये दिक्कतें ना आए। और एक मिरेकल मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और उसके बाद हम आपका फीडबैक और क्वेरीज लेंगे एज पर आवर बेस्ट एबिलिटीज की कितने तक मैं और डॉक्टर गरिमा जो हमारी प्रोत्साहन डाइट कंसल्टेंट है, हम दोनों जितना भी हमसे हो पाएगा, जितनी हमारी नॉलेज होगी उस हिसाब से आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहले तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान चलिए। सब बोलते हैं भाई फैट खाना बंद कर दो, चर्बी खाना बंद करो, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बट हम हमारे देश में तो हजारों साल से घी खा रहे थे, तब तो हार्ट अटैक कभी भी नहीं आया। बट जो सफेद चीनी और जो आजकल आप देसी खांड करते रहते हो, जब से आप ये 20-30 साल से खाने लग रहे हो, तब से देखो कितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई। सिर्फ हार्ट अटैक, बीपी नहीं, सभी बीमारी। और ये बात आपको जान के अचूबा होगा कि 75% जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाती है वो खुद बना लेती है, वो हमारी डाइट से नहीं आता। तो इसका मतलब अगर हम डाइट में अपनी चर्बी खाना कम भी कर दे, घी खाना कम भी कर दे, तेल खाना कम भी कर दे, तब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बॉडी बना लेगी। तो सबसे पहले इस फैक्ट को याद रखिए, ठीक है। तो दिस डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय ईटिंग टू मच फैट इन योर, इसका ये मतलब है इन जनरल एक होलिस्टिकली आप गलत जिंदगी जी रहे हो, गलत डाइट खा रहे हो, गलत एक्सरसाइज कर रहे हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके पीछे का मेजर कारण है। एक कैलोरी सरप्लस डाइट खाना, जितनी हमारे शरीर को जरूरत है उससे ज्यादा खाना, और ज्यादा बार खाना दिन में, घड़ी के हिसाब से हम लोग खाना खाते हैं, ये इसके पीछे की साइंस है। जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे मीठा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे कुछ भी हो, मैदा हो, सब कुछ टूट जाता है ग्लूकोज के फॉर्म। इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज करती है मसल्स में जाके, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मूव करते हैं, इनकी जरूरत है। बाकी ये ग्लूकोज हमारे बाकी सेल्स में जाता है, ब्रेन में, हार्ट में, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उसको एनर्जी देता है। उसके बाद जो बच जाता है, जो वो फैट सेल के रूप में, या तो हमारी स्किन के नीचे, हम जिससे हम मोटे हो जाते हैं, हमारी इंचेस बढ़ जाते हैं कमर के आसपास, और लिवर इसको फैट के रूप में जमा कर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में। जो आपके ब्लड, आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, वो यही कैलोरीज हैं, यही ग्लूकोज है जो लिवर ने फैट के रूप में कन्वर्ट किया। क्यों करता है लिवर ये लिवर की एडाप्टेशन है। जैसे हमारे प्रीवियस कई सालों में बीच में सूखा पड़ जाता था, कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, वो कंडीशन में यही फैट दोबारा लिवर ग्लूकोज के रूप में बनाता था। इसके पीछे 2 हार्मोन है, इस पूरे प्रोसेस के पीछे। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है, तो जितनी आपकी शरीर में इंसुलिन की मात्रा हाई, उतने आप मोटे होने के और बीमार होने के
इसी को हमने, इसीलिए हम प्रोत्साहन बैच में जब भी लोगों को ऐड करते हैं तो हम इंसुलिन फास्टिंग जरूर कराते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम के हमारे वेबिनार में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट टाइम बचाने के लिए मैं आपको ब्रीफ में सब बता रहा हूँ। डिटेल्स उसके बारे में मैं लिंक भेज चुका हूँ, फिर भेज दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल पे ये है। उसके अलावा ग्लूकागन भी पैंक्रियास के द्वारा सेक्रेट होता है जब हम भूखे रहते हैं, तो ये लिवर की चर्बी दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जो हम शरीर में यूज करते हैं। इसको, इस पूरे डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आपने 90% ह्यूमन डिजीजेस के असली कारण को समझ लिया। अब लिवर के लिए आपको हेपेटोलॉजिस्ट के पास, मोटापे के लिए आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, पैंक्रियाज और इंसुलिन की दिक्कत के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट के पास, मसल्स में वीकनेस के लिए आपको कायरोप्रैक्टिशनर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। इन सब के पास अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है आप, और इनकी अलग अलग दवाइयां भी लेने की जरूरत नहीं। अगर इस जिस्ट को आप समझ लें, ये आपकी सभी बीमारियों का जिस्ट है। 90% ह्यूमन डिजीजेस इस जिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। ये आज तक आपको मैं बोल रहा हूं ना, कोलेस्ट्रॉल को आपने दुश्मन बना दिया है। आज तक एक भी स्टडी पब्लिश नहीं हुई है जो ये प्रूव कर सके कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से डायरेक्टली हार्ट डिजीज या स्ट्रोक होता है। और इसीलिए 2015 से 20 की डाइटरी गाइडलाइंस में, क्योंकि हम लोग अमेरिकी लोगों को वहीं से हमारी सारी बुक्स बनती हैं, एजुकेशनल बुक्स जो मेडिकल में पढ़ते हैं, हम अमेरिकी गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो अमेरिकी गाइडलाइन में अमेरिकन लोगों के लिए जो पहले बोला था कि 300 मिलीग्राम पर डे कोलेस्ट्रॉल फैट खाइए, वो अब हटा दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि चर्बी नहीं बुरी, चीनी बुरी है। और यही हमारी फिजिशियंस की एक एसोसिएशन है, उन्होंने 2018 में ये उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला था कि कोलेस्ट्रॉल डिड नॉट कॉज अ हार्ट डिजीज, नीदर इट्स रिडक्शन प्रिवेंट्स इट। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जितनी भी रिसर्चेस की गई वो बायस्ड थी। रिसर्च की फंडिंग कौन करता है? कंपनीज करती हैं। कैसे? और फिर भी ये बात गलत है कि कोलेस्ट्रॉल, उसके बावजूद भी आप देखिए स्टैटिन्स जो आप सब ब्लड थिनर्स के नाम से आप लोग खाते हो, स्टोरवास एटसेट्रा, जिसको एक बार लगा दिया जाता है और सारी जिंदगी दे दिया जाता है। इसकी मार्केट शेयर देखिए, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है तो 14.9 बिलियन को मैंने गूगल किया, तो आप देखिए कितने करोड़ों रुपए हम लोग इस बड़ी मार्केट को दे रहे हैं। तो हम क्यों इस सच्चाई को आप तक पहुंचने देंगे जब इतना प्रॉफिट है एक छोटी सी दवाई बेच के। एक बार आप सर्च करेंगे ना गूगल की, शुगर इंडस्ट्री ने कैसे फंड की, तो आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। मैं कुछ शेयर करूंगा आपके सामने। जो ये आपको डाल दिया गया ना कि शुगर दुश्मन है, शुगर खाना बुरा नहीं है, चर्बी खाना बुरा है, फैट बुरा है, ये बोल दिया गया। ये एक गलत 1970 के बाद से गलत प्रोपोगंडा किया गया। क्यों किया गया? देखिए, हम लोग ना इंद्रियों के गुलाम है। भगवत गीता में भी लिखा है, इंद्रिय संयम जब तक नहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हम इंद्रियों के गुलाम है, हम मीठा बड़ा पसंद करते हैं, हमें चाहिए टेस्ट अपने खाने में। तो टेस्ट कहां से आता है? आप कुछ भी सोचिए, जिस भी चीज में चर्बी है वो हमें टेस्टी लगती है। बटर चिकन ले लो आप, मिठाइयाँ ले लो आप, चीज सैंडविच ले लो आप। नॉर्मल वेजिटेबल सैंडविच में अगर आप चीज ऐड कर दे तो हमारे बच्चे खुशी से खा ले। मेयो आजकल डालते हो मेयोनीज, वो भी क्या फैट है। बट बता दिया गया कि फैट खराब है, बट हम तो टेस्ट के गुलाम थे, तो उस फैट को बुरा बना के हमने फैट डाइट में कम कर दिया। और क्योंकि चीनी भी हमें ज्यादा पसंद, तो हमने चीनी को बढ़ावा दिया। ये शुगर इंडस्ट्री ने इस तरह की जो है फंडिंग की रिसर्च को, और फिर वही फंडिंग जिनको हुई वो लोग पॉलिसी मेकर्स बन गए बाद में। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट हम पे कोई चीज पुश करती है, कंपनी। आप कोविड वैक्सीन के देख लीजिए, जितने भी वैक्सीन मेकर्स थे सब बिलियनर्स बन गए थे 6 महीने में। आपको गवर्नमेंट ने फ्री दी, बट आपके ही टैक्स के पैसे से, आपकी जेब से निकाल के वो वैक्सीन हमारे को बांटी गई, जो आज हमें बीमारियां दे रही। ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा था किस तरह से ये इन लोगों ने, कोका कोला कैंडी बनाने वाली कंपनी, इन्होंने पैसे खिलाए और उसके बाद वो लोग बन गए पॉलिसी मेकर, और उसके बाद वो हमें इस तरह की सच्चाई हमें हमारे तक आज भी आनी थी। तो आपका असली दुश्मन है चीनी, जिसको आप बहुत पसंद करते हो। ये हम टाइम एंड अगेन हर वेबिनार में, कैंसर पे स्पेशली, आपके कैंसर सेल्स को भी मीठा बहुत पसंद है, तभी हम पेट स्कैन कराते हैं ना, जो जिसमें हम ग्लूकोज डालते हैं आपके ब्लड में, जो कैंसर सेल्स पी लेते हैं और फिर हमें चमक के दिखते हैं सीटी स्कैन। सिमिलरली जो कोलेस्ट्रॉल है, ये एक असेंशियल चीज है। आपकी बॉडी जब धूप में जाती है तो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है विटामिन डी से, जिससे आपकी इम्यूनिटी, हड्डियां और इवन इंटेस्टाइन की हेल्थ रहती है। जो बोलते हैं ना हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो धूप में जाना बहुत जरूरी है। गर्मियों में सिर्फ एसी में बैठे रहना जरूरी नहीं है। और साथ साथ हेल्दी फैट, जिसको हम प्लांट बेस्ड फैट बोलते हैं,
कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, मूंगफली हो गई, नट्स हो गए, इस तरह के फैट खाते रहना बहुत जरूरी है आपकी डाइट में। लेकिन उतना ही धूप में जाना। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, तो अगर आप धूप में अपनी बॉडी को आधा घंटा एक्सपोज करते हो नंगी चमड़ी को, जब यूवी रेस पड़ती है, तो भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो बिना दवाइयों के। ये भी एक पार्ट प्ले करेगा उसमें ना। कॉजेस पे आते हैं, जो हमने पहले बात की। कॉजेस क्या? कॉजेस है एंडोथेलियल। असली कॉज जो है वो है एंडोथेलियल डैमेज रादर देन कोलेस्ट्रॉल। अब एंडोथेलियम क्या है? जितनी भी आर्टरीज है इनके अंदर एक लाइन होती है, एक ही सिंगल सेल की एक लाइन है, उसे कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, और वो एंडोथेलियल लाइनिंग फॉर्म करती है। ये वो लाइन है जो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। जब इस लाइनिंग के ऊपर, जब इन सेल्स को डैमेज होता है, तब आपको क्लॉट्स बनते हैं, तब आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, और वो स्टिफनेस की वजह से आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिससे बीपी बढ़ता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। कुछ लोगों को जेनेटिक, बट ये बात मैं सच नहीं मानता, क्योंकि बीज तो है, बट बीज को जब तक आप पानी खाद नहीं दोगे वो पौधा नहीं बनता। तो वैसे भी एक हारी हुई सोच है, जीन्स तो जो मिल गए, उनको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे करना है? एपिजेनेटिक्स की साइंस से। तो हम लोग अपनी आदतों को सुधार के इस बीज को बीज के रूप में ही रहने दे सकते हैं। तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन को हम नहीं कुछ भी ज्यादा डिस्कस करेंगे समय बचाने के लिए, क्योंकि ये तो वैसे भी हम बदल नहीं सकते। देन कम्स वैक्सीन, ड्रग्स एंड इन्फेक्शन। यहाँ आपको एक सच्चाई मिलेगी। देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये क्या होता है इसको हम ब्रीफ बताएंगे, बट इसका डिटेल्ड वेबिनार हम कर चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल। डाइट, जिस चीज को आप रोज, बड़ी सेहतमंद चीज हो जिसके पीछे आप बोलते हो मेरे को तो इसके बिना ताकत ही नहीं मिलेगी, डाइट, मीट, शुगर एंड सॉल्ट, कितनी बार आप दिन में खाते हुए चीजें सोचिए, डेयरी प्रोडक्ट्स। देन सिडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं कहता हूँ सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आपको जो कुर्सी बहुत पसंद है ना, आपका सोफा और टीवी, काउच पोटैटोज हम बने हुए हैं। मेंटल स्ट्रेस, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, ये ऑब्वियस है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग भी ऑब्वियस है। तो एयर पोल्यूशन, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को हम डिस्कस नहीं करने वाले, बट ये हम सब जानते हैं इसके पीछे का। अब एंडोथेलियल डैमेज, एंडोथेलियल डैमेज होने से पहले हमें जानना है कि एंडोथेलियम फंक्शन क्या करता है। एक तो ये लाइनिंग है, तो ये बैरियर बनता है कि इसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू सारे केमिकल्स, जो कुछ हमें डैमेजिंग भी हैं, तो वो नहीं जाने देता। हमारी मसल्स के टोन को बढ़ा के रखता है, वेस्कुलर टोन की बात कर रहा हूं, उसमें भी स्मूथ मसल सेल्स हैं हमारी आर्टरीज में। इंजरी को ठीक करता है। कोई भी मैकेनिकल शेयर स्ट्रेस होता है, जब कोई क्लॉट आ गया या जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे बचाता है। हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस बना के रखता है, बैलेंस की नई नई आर्टरीज बनाता है जहां जरूरत पड़ती है। जब हम एक्सरसाइज करते हो, कोलेट्रल वेस्कुलेशन, इसके बारे में हम एक्सरसाइज के बारे में फिर अभी एलेबोरेट करें। और हमारे मेटाबॉलिज्म को बना के रखता है, जो खून के थ्रू बनता है। तो ये सब काम एंडोथेलियल सेल्स के हैं। तो आप समझ सकते हो कि एंडोथेलियल सेल्स की वजह से ही हमें बीमारियां मिलती हैं, और अगर हम एंडोथेलियल सेल्स को बचा के रखें, ठीक करके रखें, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये बुक बार बार इसके परसेप्ट्स आएंगे। ये एक क्रेडिबल बुक है जो हिमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी की बात करती है। जब हम खून के प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इस किताब के पढ़े बिना हम जान नहीं सकते कारण। हम लोग ये पढ़ रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए फॉर कैंसर्स। तो इसमें एक चैप्टर है जहां पे बताया एंटीथ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म। इसको याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, मैंने बोला हम मिरेकल मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे बाद में। तो एंडोथेलियल सेल्स क्या क्या सेक्रीट करता है, कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको याद। अब क्या चीजें उसको डैमेज करती है? आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज। जितना भी आप पचा नहीं पाते आपकी बॉडी, जो आप गलत खा रहे हैं, आपके सेल्स उसको ऑक्सीडेटिव स्पीशीज में बना लेते हैं। और इसी के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाते, कहते हैं ना ग्रेट टी एंटीऑक्सीडेंट है, फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए। तो आरओएस और डिक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। ये एक मेजर पिवट है जिसके अराउंड एंडोथेलियल डैमेज और आपका बीपी, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज घूमती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज द पिवट। उसके बाद इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होती है? बॉडी में सूजन रहना, जिसके लिए हम लोग हमारे प्रोत्साहन बैच में टेस्ट भी करते हैं। सीआरपी और होमोसिस्टिन हम नापते हैं, ये दोनों इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं। सीएनएसएस, यानी एज के साथ भी हमारा बुढ़ापा आता है, आर्टरीज हार्ड होती है, बट इसको भी स्लो डाउन किया जा सकता है। एंड एंडोएम्प्टी, एंडोएम्प्टी क्या है? एंडोथेलियल सेल्स मीजनकाइमल ट्रांजिशन। ये थोड़ा केमिकल, मतलब टेक्निकल वर्ड है, आपके लिए बस इतना जानना काफी होगा। एंडोथेलियल सेल्स स्मूथ नरम सेल्स होते हैं और ट्रांजिशन कर जाते हैं मीजनकाइमल, जो थोड़े हार्ड एंड स्टिफ होते हैं। तो अपनी नेचर खो के दूसरे सेल्स में म्यूटेट कर जाते हैं, इसी वजह से वो हार्ड होती है। एजिंग के साथ भी होता है, और जो डैमेज हम दे रहे हैं उसके, इन सबसे एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। इसके थ्रू हमारे बीपी बढ़ते हैं, सोडियम रिटेन होना, बाकी चीजें
ये टेक्निकल चीजें हैं, इतना ज्यादा इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये पीछे की जो केमिकल एजेंट्स बॉडी में स्टोर होते हैं, किसकी वजह से हमारी बॉडी में ये डैमेज होता है, ये वो केमिकल की पाथवेज है। अगेन टेक्निकल है, बट आप समझ लीजिए लिपिड प्रोडक्ट्स, जो भी कोलेस्ट्रॉल जो इसे कहते हैं लिपिड ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहना, ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, ये मेजर कॉज नहीं है कोलेस्ट्रॉल। देन इन्फ्लामेशन एंड इंजरी, जितनी हमें इन्फेक्शन वैक्सीन जो मिल रही है जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी सेल बढ़ते हैं, सीआरपी, टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन, इन सबको नापा जा सकता है, ब्लड होमोसिस्टिन, इनकी वजह से वायरस की इन्फेक्शंस, वैक्सीन्स भी ये करती हैं, बहुत सारी दवाइयां भी करती हैं, ड्रग्स जैसे लिखा है इसमें। तो इन सब की वजह से हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, टेंशन लेना, ज्यादा गुस्से में रहना, ये सब चीजें। देन अदर रिस्क फैक्टर उसमें एजिंग आ गई, स्मोकिंग आ गई, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सिडेंटरी, अनहेल्दी डाइट, पोल्यूशन एंड स्ट्रेस, ये सब हमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन देते हैं। ये कुछ रिसर्च पेपर है इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूँ, जितने भी हमारे वेबिनार होते हैं उसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 2 से 3 रिसर्च पेपर क्रेडिबल सोर्सेज के आपके सामने। अगेन ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का रिसर्च पेपर है, हाइपरटेंशन नाम से इनकी एक जर्नल है, उसमें देखिए कैसे लिखा है कि एंडोथेलियल डैमेज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती है उसमें, और फिर उससे हाइपरटेंशन होती है। सिमिलरली जर्नल ऑफ क्लिनिकल हाइपरटेंशन, एंडोथेलियल डैमेज ही असली कल्प्रिट है। अगेन रोल ऑफ इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव से जो हमने बात की, ये रिसर्च पेपर प्रूव कर रहा है। इस तरह से हमारी बॉडी प्रोग्रेस करती है। शुरू में जब हम हेल्दी होते हैं, इवन यंग होते हैं, हमारी आर्टरीज पूरी तरह खुली होती है, फिर धीरे धीरे देखिए ENOS नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, ये एक केमिकल बॉडी प्रोड्यूस करती है एंजाइम जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को, मैंने फिर बोला पिवट मॉलिक्यूल, तो यहां से यहां तक इनिशिएट सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड के मेजर वाद से, इसके बाद प्रोग्रेस करती है, उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है। तो अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को सही से इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम बीपी से और वेस्कुलर डैमेज से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। ये एक समरी है कि क्या क्या चीजें हमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन दे रही है। अगेन इन्फ्लामेशन, हाइपरपिरोमिलिटी, ये टेक्निकल शब्द है लेकिन ये मेन कारण है। सेकंड, वैक्सीन, ड्रग्स एंड इन्फेक्शन। अब एंडोथेलियल डैमेज के कॉजेस पे आ गए हैं। तो वैक्सीन कैसे वैक्सीन करती है, वैक्सीन किस तरह से हमें नुकसान करती है, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं कि वैक्सीन ने हमें वो कर दिया है। स्क्रीन डिस्प्ले विजिबल टू ऑल, आप अपनी सेटिंग्स चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। वैक्सीन, ड्रग्स, इन्फेक्शन, इस तरह से कोविड वैक्सीन आती है। ये ACE2 यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे किडनी फंक्शन से लेके हमारी बीपी को और हार्ट के एक्शन को। ये एक पिवट मॉलिक्यूल है ACE2, तो इसी पे जाके इसी पे हम दवाइयों का भी मेजर, हमारी जो बीपी की दवाइयां यहीं पे एक्ट करती हैं इसको ब्लॉक करने। तो कोविड वैक्सीन भी और कोविड वायरस भी इससे अटैच होता है, फिर वो इन्फ्लामेटरी सेल्स बनाता है, जो मैंने बात की इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जैसे CRP, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन, इससे एंडोथेलियल डैमेज होता है जिसकी वजह से हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ये सब बीमारियां आने लगती है। यही सब चीजें हमें, जब हम डायबिटिक होते हैं लंबे टाइम तक, ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, हाइपरटेंशन खुद भी ये बढ़ाता है, तो हमें इससे बीमारी होती है। एजिंग के साथ भी ये होता है। तो जिस तरह से कोई भी वैक्सीन और इन्फेक्शन एक तरह से काम करती है, बस फर्क ये है वैक्सीन एक इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, हम जानबूझ के इन्फेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम कुछ ऐसे वायरस के सेल्स ले लेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे जो डीनेचर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिसर्च पेपर्स हैं, खुल के कोई सामने अभी नहीं आ रहा, कुछ सालों में आएगा, बट फाइजर के ऊपर बहुत सारे लॉ सूट्स प्रूव हो चुके हैं इन US एंड अदर कंट्रीज। तो ये स्पाइक हाइपोथेसिस जो mRNA वैक्सीन होती है जो आपको दी गई थी फाइजर मोस्टली, उसमें एक लिपिड मॉलिक्यूल यूज किया जाता है जिसकी वजह से वो वायरस आपके सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और ये लिपिड मॉलिक्यूल ही, ये क्वेश्चंस अभी भी आंसर नहीं किए गए, लिपिड मॉलिक्यूल किस तरह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करता है, ये सारे सेल देता है, और उसी की वजह से हमें जो है एंडोथेलियल डैमेज होता है। स्पेशली जो पुअर वैक्सीन रिस्पॉन्डर्स है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो जो अच्छे से वैक्सीन को क्लियर नहीं कर पाए, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, उनको तो और ज्यादा डैमेज दिया। यही कारण हो रहा है हमें आजकल जितनी यंग डेथ्स आप देख रहे हैं, बट इसकी हार्वी सोच नहीं है। ये लैंसेट में छपा है कि कैसे 3rd डोज ऑफ कोविड वैक्सीन के बाद कैसे केसेस बढ़ गए। अनदर कोविड वैक्सीन, इसमें तो इन्होंने प्रूव भी किया है कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक मायोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोसिस बढ़ रहा है वैक्सीन के बाद। अब ये वैक्सीन तो हमने ले ली सबने, अब कैसे अनडू करें अभी बताएंगे आप, ठीक है। ये वैक्सीन का डाटा है, कितने सारे ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं है जी, रिस्क से ज्यादा रिवार्ड है। इतनी छोटी सी बीमारी
जिसको आराम से हम आयुर्वेदिक तरीकों से, होम्योपैथिक तरीकों से ठीक कर पा रहे थे अगर आपने स्टेरॉइड और रेमडेसिविर नहीं यूज की थी तब। लेकिन उस वक्त इतना फियर मॉन्गरिंग कर दी ना, इतना दिमाग में डर पैदा कर दिया कि हम डर के डिसीजन गलत ले रहे थे। हमने जरा सा बुखार भी सहा नहीं अपनी बॉडी में, भाई कुछ हो ना जाए। ये वजह रही है ज्यादातर कोविड वैक्सीन कॉम्प्लिकेशंस की। और उसके साथ ही केस डिस्कशन है कि किस तरह से किडनी पे भी डैमेज किया है। मेरे पास भी रिसेंट डायलिसिस होता है मेरे फादर इन लॉ का। हमारे डायलिसिस सेंटर में 3 बच्चे 8 साल 9 साल के आते हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन के बाद इन्हें प्रॉब्लम हुई। और ड्रग्स, अब बात करते हैं वैक्सीन के बाद ड्रग्स पे। ड्रग्स कैसे काम, कैंसर को ट्रीट करने की जितनी बीमारियां दवाइयां हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हम यूज करते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, उसके अलावा ओसीपी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो बहुत आसानी से आजकल हम पीसीओडी या इनफर्टिलिटी में दे देते हैं, फीमेल प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमनली देते हैं, बच्चे भी यंग एज में भी, और वैसे भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एवरेंस जिसको आई पिल के नाम से आप जानते हैं वो यूज करते हैं। किस तरह से ब्लॉकेजेस को बढ़ाती है, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। ओसीपी ये ऑरेंज है, ग्रीन जो है लेग इन कास्ट, जब हमारे को फ्रैक्चर हो जाता है हम बैठ जाते हैं जगह पे तब, और उससे भी ऊपर एचआरटी यूज, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज वाली वुमेन को हम देते हैं मेनोपॉज एज को आसानी करने के लिए, और उससे भी ऊपर सर्जरी। जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद जब हम, क्योंकि सर्जरी भी एक स्ट्रेस है हमारी बॉडी पे, और उसके बाद हम रेस्ट में आ जाते हैं सर्जरी के बाद, तो किस तरह से हमें वो डैमेज दे रहा है हमारे एंडोथेलियल सेल्स को लेके। तो ये एक कारण है जो, तो आप समझ रहे हैं ड्रग्स कैसे दे रहा है। और उसके अलावा ये लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जो आप कॉमनली यूज कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एंड वैक्सीन, हार्मोन थेरेपी, डायबिटीज की दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, बार बार गट माइक्रोबायोम को हम खराब कर देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एचआरटी एंड इमरजेंसी कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बात की आईपिल की। देन एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि बीपी ज्यादा बढ़ रहता है तो ज्यादातर बीपी पेशेंट को नींद अच्छी आए तो एक एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं। उसके साथ फिर गैस बनती है तो गैस की गोली दे देती है जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। तो किस तरह से ये चीजें हमें कैंसर दे रही हैं। लोसार्टन एंड वालसार्टन बहुत कॉमनली यूज दवाइयां हैं बीपी के लिए। इस फैक्ट को हम इलेबोरेट करेंगे जब हम अभी फर्दर बात करेंगे ड्रग्स और कैसे डैमेज दे रही। देन कम्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया है। हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं वो कैलोरीज जल्दी जलाए और फैट को कम करे बॉडी से, बट हमने उल्टा कर दिया। हम अपनी चर्बी को बड़ा शान से लेके घूमते हैं जी, खाते पीते घर के बच्चे हमारे बच्चे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, वैसे हमने पूरा डिटेल वेबिनार किया, वो आप देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा। ये 5-6 फिनोमिनाज हैं जिनको अलग अलग बीमारी को हमने नाम दिया है। हाई बीपी रहना, हाई ग्लूकोज रहना या इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना, लिपिड प्रोफाइल में ऊपर नीचे रहना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, मोटापा सबसे बड़ा बीमारी का जड़, एंड एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है ना, इस तरह की बॉडी लेके हम लोग घूमते रहते हैं बड़ी शान से, और फिर बोलते हैं कि, और हारी हुई सोच लेते हैं यार ये कम कैसे करें। और हमारे बच्चे 70% बच्चे दिल्ली में ओवरवेट हो गए। और ट्यूमर्स या कैंसर्स प्रिवेंट करने में द सेकंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज आफ्टर स्मोकिंग इज वेट गेन या ओबेसिटी, जिसको अब स्मोकिंग से भी ऊपर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये 5-6 एक्सिस हैं जो मैंने बताया कि विसरल एडोप्सिस जो आपके पेट के आसपास चर्बी जम जाती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंट या बॉडी में ज्यादा इंसुलिन की मात्रा होना, आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो आपके दूध के प्रोडक्ट से, एनिमल मीट से आपको मिलता है, इन्फ्लामेशन जिसको मैंने अभी बताया कि कैसे नाप सकते हैं हम, सीआरपी, आरओएस, ये सब जान, ईस्ट्रोजन की सिग्नलिंग, अगेन मिल्क प्रोडक्ट और प्लास्टिक यूज करते हैं जो जीनो एस्ट्रोजन, इसके बारे में भी हम फीमेल वेलनेस पे पूरा डिटेल वेबिनार कर चुके हैं, बट टाइम की कमी होने के नाम से मैं सिर्फ अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ। जब ये सब बॉडी में रहते हैं तो बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जो हमें इन्फ्लामेशन देते हैं, सेल्स को स्ट्रेस देते हैं, सेल्स पर डैमेज देते हैं, सेल्स उसको बचने के लिए अपने आप को म्यूटेट करते हैं। उस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, उस पर ये सब चीजें डैमेज करती है। वो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए म्यूटेशन इकट्ठी करता है, म्यूटेशन जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो हमें बीमारियां होती है, डीएनए में डैमेज होता है। ये अगेन एक रिसर्च पेपर है, उसी चीज को प्रूव करने के लिए जो मैं बात करता हूँ रिसर्च पेपर के साथ प्रूव करता हूँ, इसीलिए अभी ये बात की मैंने। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो सबसे बड़ा काम, और इसकी पिवट है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आप नाप सकते हो। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर आपका फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट नहीं कराते, और इसकी रेंज भी ना 22 दी गई है। जब टेस्ट कराओगे 22 के बाद तो आपको डायबिटीज ही हो जाती है।
तो अगर आपको इंसुलिन की मात्रा जाननी है, मेरे जो फिट लोगों का 3 से 5 रहती है, 10 से ऊपर कभी भी नहीं जानी चाहिए आपके इंसुलिन। तो ये 7-8 कारण हैं, ये हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डिजीज कर चुके हैं। ज्यादा खाना, बार बार खाना, एक्सरसाइज ना करना, मोटापा और स्ट्रेस लेते रहना। बेसिकली 4 कारण डाइट से, 2 कारण एक्सरसाइज के, 1 कारण स्ट्रेस के। और ये जो मैंने बात पहले की कि डब्ल्यूएचओ के पेज पे कैसे लिखा है कि इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आपने की ना, इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए आप डॉक्टर के पास चले गए, भाई दवाई खाओ, चलो जी। अब वो दवाइयां पहले तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उनकी डोज बढ़ती जाती है। आपने भी देखा डायबिटीज में इंसुलिन की डोज भी बढ़ती है, बाकी दवाइयों की भी डोज बढ़ती है, बीपी के लिए भी। अब वही एक विशेष साइकिल बन जाता है, दवाइयां अब हमें कैंसर दे रही है, ये डब्ल्यूएचओ खुद बता रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ प्रोटोकॉल यूज करें, क्यों ना एक्शन ले कि हम पहले दवाई शुरू करने से पहले अपने उस कारण को ठीक करके उनको वहीं रोक ले बीमारियों। बट ज्यादातर डॉक्टर ना, पेशेंट भी क्योंकि सुनना ही चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, तो डॉक्टर भी क्यों मेहनत करे, लिख भाई दवाई और पैसा ले, मौज ले। ये जामा नेटवर्क, ये भी बड़ी क्रेडिबल रिसर्च पेपर है, इसमें भी ये लिखा है कैसे लिवर, लंग्स, किडनी को डैमेज करती हैं ये केमिकल जो एनडीएमए जो इन दवाइयों में मिलता है, और कैसे ये कैंसर दे रहा है। ये लिस्ट में पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये मैंने एक समरी कर दिया कि ड्रग्स कैसे हमें दे रही है। अब एंडोथेलियल डैमेज सेंटर पिवट है और इसके आसपास सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम घूम रहा है, जो आप बड़े शान से जी जा रहे हो। बीपी को एक्सेप्ट कर लिया, डायबिटीज को, ओबेसिटी को, स्मोकिंग की आदत भी नहीं छूट रही, इनकी वजह से इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स है, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नीचे, चल कोई बात नहीं, फैटी लीवर, ठीक है, होमोसिस्टीन, वही एस्ट्रोजन सिग्नलिंग, ये मैंने सारा जस्ट एक आपके स्लाइड में सामने ले आया। सेंटर में क्या है, एंडोथेलियल डैमेज, फिर वो दे रहा है आपको स्ट्रोक, बीपी। तो बीपी का अगर कारण ठीक करना है तो इन सब को होलिस्टिकली ठीक करना है। ये रिसर्च पेपर अगेन प्रूव कर रहे हैं कि कैसे एंडोथेलियल डैमेज मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें देता है। एनदर वन। और फिर देखिए सेंट्रल पिवट कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए इसको पिक्टोरियली यहाँ पे दिया है, ROS बना, फिर यहाँ पे आ गई क्या है, देखिए NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। हम इसको बताएंगे आपको कैसे NO का हमें यूज करना है, चिंता मत कीजिए। तो ये जैसे जैसे हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिला, इसने धीरे धीरे करके हमारी आर्टरीज को कॉम्प्लिकेट कर दिया। जब कॉम्प्लिकेट पूरा ब्लॉकेज हुआ तो हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर गैंग्रीन जैसी बीमारियां हुई। तो एंडोथेलियल डैमेज इज द सेंट्रल को, इसके आसपास ये बीमारियां घूम रही हैं जो भी आपने नाम लिया। अब बात करेंगे डाइट की। डाइट की एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि अगर डाइट को आप सुधार लेते हैं तो नेक्स्ट ही मील आपकी दवाई बन जाएगी। जो भी नेक्स्ट आप खाना खा रहे हो वो आपकी दवाई है, ये समझ के आप अपने डाइट को। बट डाइट के बारे में पहले कारण तो समझें, असलियत तो जाने, क्या कारण है हमें जो दे रहे हैं बीपी, स्ट्रोक या वैस्कुलर डैमेज। एंडोथेलियल डैमेज के डाइटरी कारण ये हैं। सबसे पहले शुगर, जो आपको बहुत पसंद है, पहले भी हमने बताया कैसे शुगर इंडस्ट्री ने हमें भेज दिया। एक कैलोरी सरप्लस डाइट, सॉल्ट, डेयरी, मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट खाना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्पेशली विटामिन B12। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे डेयरी से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल वहां यूज हो रहा है हम B12 के बाद। और अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इसके बारे में तो बताने की जरूरत है। डाइटरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, सबसे पहले शुगर। ये एक रिसर्च पेपर है, देखिए कैसे उन्होंने बताया कि ग्लूकोज के इंजेक्शन से, ऑफकोर्स हमें चाहिए ग्लूकोज जिंदा रहने के लिए, हमारे सेल्स को काम करने के लिए, बट हम एनर्जी की फैट और प्रोटीन की सोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं, बट उनकी मात्रा हम कम रखते हैं। ग्लूकोज पे ही सारी, चीनी पे ही हम सारा कुछ रिलाय करते हैं। आपका आटा, मैदा भी अल्टीमेटली चीनी ही बनता है बॉडी में जाके। तो जो रोटी आप तीनों टाइम खाई जा रहे हैं वो भी अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। अब बात यहां आती है कि कितनी कैलोरी आप खा रहे हैं, कितनी आप जला रहे हैं। अगर कैलोरी सरप्लस है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो आपका एंडोथेलियल डैमेज में जाएगा। ये एक बेवरेजेस के ऊपर पहली एक लौती स्टडी है, जो आप ये रोज, आप गर्मी हो रही है यार, रसना पी लेते हैं बच्चे, टैंग पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ऐड भी वैसे ही करते हैं, है ना, टैंक से बिना तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्लूकॉन डी, ये सब क्या करता है। आप यही चीज सत्तू से भी पा सकते हो, चने का लेके, ठीक है, नमकीन नींबू पानी भी पी सकते नहीं, बट चीनी के बिना रूह अफ़ज़ा। तो ये सब चीजें कैसे आपको एंडोथेलियल डैमेज दे रही है, ये स्टडी आपको बता रही है। तो जो आपके फेवरेट है ना टाइम पास इंडिया का, चाय, और आपकी फेवरेट आफ्टर डिनर ड्रिंक आइसक्रीम। आइसक्रीम के सबसे बड़ी कंपनी के, ये मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, बास्किन रॉबिन्स के मालिकों ने अपनी कंपनी के सारे शेयर बेच के, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत सी बीमारियां हुई। ओशन रॉबिन्स और जॉन रॉबिन्स, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ये अब वीगन डाइट रेकमेंड करते हैं, खुद भी लेते हैं, और बास्किन रॉबिन्स इन्होंने शन कर दी है। और ये लोगों को भी बोलते हैं आइसक्रीम मत खाओ, बट आपकी तो फेवरेट, एक तो खूब सारी हेल्दी
हेल्दी क्या कैलोरी सरप्लस डाइट का डिनर कर लिया, उसके बाद आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए, और गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा चाहिए। एक तो सारा दिन वो ड्रिंक्स पी रहे हो गर्मी के कारण, लास्ट में आइसक्रीम खा रहे हो, तो बोलो कैसे कैसे नहीं अटैक आएगा। अब बात करते हैं नमक। नमक के बारे में बहुत से फैक्ट है, नमक नमक करते रहते हैं हम लोग, बट नमक कैसे काम करता है ये हमें नहीं पता। नमक क्या करता है बॉडी में जाके, अगेन बात आ गई ना वही सेंट्रल पिवट, नाइट्रिक ऑक्साइड के एंडोथेलियल फंक्शंस को जो है वो कम कर देता है। उस एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से ही नमक हमें डैमेज करता है। तो नमक डायरेक्टली कोई लिंक नहीं कर रहा, नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करके कर रहा है। किसी भी डाइट में अगर हम ऐसी डाइट कर लें, स्पेशली वीगन डाइट जो है नमक के डैमेज को अंडू कर सकती है। इसके बारे में रिसर्च पेपर में जब डाइट को क्या सुधार करना है उसमें अभी शेयर करूंगा विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हाई नमक, और नमक आपके नॉर्मल घर में की दाल में थोड़ा ज्यादा हो गया तो भी कोई नुकसान नहीं देता। कहाँ प्रॉब्लम आती है, जब पैकेज फूड आप खाते हो, हल्दीराम की भुजिया हो गई, पिकानो की भुजिया होगी, उसके बाद जितनी भी ब्रेड्स हो गई, जितना भी पैकेट फूड हो गया, क्योंकि नमक को फूड इंडस्ट्री यूज करती है एज ए प्रिजर्वेटिव। आप लोग भी तो अचार बनाते हैं ना चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, बट इनकी मात्रा इतनी ज्यादा सोडियम की हो जाती है इन पैकेज इंडस्ट्री में, जब भले ही आपको स्वाद ना आए नमक का, फिर भी वो सोडियम आपको नुकसान करता है। और कैसे उसको अंडू कर सकते हैं इस पिक्चर में दिखा है, डाइटरी पोटेशियम को बढ़ा के। कैसे बढ़ेगा, वीगन डाइट से और एरोबिक एक्सरसाइज कर, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करके हम नमक के नुकसान को ना, एक तो हमारी एक्सरसाइज करोगे पसीना निकलेगा, पसीने में भी नमक बाहर हो जाएगा, तो हम रेगुलर एक्सरसाइज को सही से यूज नहीं करते। दूसरा आता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 बॉडी में जाता है तो उसका एक जो मेटाबॉलिज्म होता है ना विटामिन बी 12 की कमी से, तो शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है, उसे होमोसिस्टिन कहते हैं, इसको नाप भी सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर माना जाता है यंग एज क्लॉटिंग डिजीजेस के लिए। तो जितनी भी क्लॉटिंग कम उम्र में होती है उसमें होमोसिस्टिन मार्कर को माना जाता है। ये लोग भी बहुत कम डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं। कैसे वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, कैसे विटामिन बी 12 की कमी, विटामिन बी 12 हमें बचाता है उस ROS से, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, जो हमने पहले बात की। ये उसी बुक का जो मैंने बताया ना अभी, ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी की हैरिसन बुक का पेज है। जब भी हम विटामिन बी 12 देखिए, विटामिन बी 12 जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है और फॉलिक एसिड DNA फॉर्मेशन में। आपने देखा है ना, जब हम प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चे के नए सेल्स जब बनते हैं तो उसका DNA बनेगा ही नहीं, और उसको वेरियस जैसे हार्ट में छेद होना या और स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पाइना बाइफिडा, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो कितना क्रिटिकल है विटामिन बी 12 आपके लिए। हम सिर्फ नर्व की बीमारियों में बी 12 की रोल को जानते हैं। हर बॉडी का नया सेल जो बनेगा आपका, उसके लिए ये विटामिन बी 12 असेंशियल है। तो बी 12 की कमी, नर्व सेल क्योंकि रीजनरेट नहीं करते जल्दी से, तो नर्व को ज्यादा डैमेज तो देता ही देता है। उसके अलावा बॉडी के सभी सेल्स के नए सेल, जहां पे भी रिनोवेशन रिप्लेनिशमेंट होती है, नए सेल हमेशा बनते रहते हैं बॉडी में, चाहे आप ब्लड सेल्स देख लो, कुछ भी। तभी तो अनीमिया में बी 12 की कमी बोलते हैं ना, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं जिसको। तो बी 12 एक असेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जो आप बिल्कुल नहीं खाते। और दिल्ली में डी और बी 12 तो ऐसे कॉमन हो गया है कि सबकी कम आता है। और इसी के लिए हमारी सिंपल सी फर्मेंटेड फूड जो मैं सॉरक्राउट, अम्बली, जो कांजी में बोलता हूँ कि जरूर रोज लेना चाहिए, वो आपको इजीली दे देता है बिना दवाइयों। इसके बारे में रेसिपी में उसी पेज पे, यूट्यूब पेज पे है, सॉरक्राउट कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। स्प्राउट्स, जितना भी फर्मेंटेड फूड है वो सब कैसे यूज करनी है, ये हम हमारे यूट्यूब पेज पे डाल चुके हैं। इसी को और इजी वे में दिखाया, देखिए बी 12 सेंट्रल पिवट है। जब भी हम प्रोटीन खाते हैं उसमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसकी बहुत जरूरत है बॉडी को, लेकिन एनिमल प्रोटीन में ये मीथियोनिन की मात्रा कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और जितनी हमें जरूरत है बॉडी को, उतना आराम से प्लांट बेस्ड प्रोटीन से मिल जाता है, विदाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ अदर थिंग्स जो हमें एनिमल फूड देता है, इंक्लूडिंग प्योरेस्ट ऑफ मिल्क की बात कर रहा हूं। जो आप बोलते हैं हमारा प्योर घी है, हमने तो जिसको आजकल 150-200 रुपए किलो A2 मिल्क के नाम से बेच रहे हैं, ये मीथियोनिन वहां भी ज्यादा है। अब ये मीथियोनिन ही कन्वर्ट होता है होमोसिस्टिन में स्पेशली, और ये होमोसिस्टिन दोबारा रिकन्वर्ट होता है मीथियोनिन में, जिससे फिर हमारी बॉडी DNA और RNA बनाती है। अब विटामिन बी 12 अगर यहाँ नहीं है और फॉलिक एसिड यहाँ नहीं है, तो आपका होमोसिस्टिन मीथियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये होमोसिस्टिन ब्लड में घूमता रहेगा, और ये फिर हमें इन्फ्लामेशन देगा एंडोथेलियल, और हमें ब्लॉकेजेस देगा। और यही होमोसिस्टिन अगर और भी विटामिन बी 12 जो हमें फ्रूट डाइट में और फर्मेंटेड फूड में इजीली मिल जाते हैं,
यही बाद में ग्लूटाथाइन बनता है, जो कि एक बहुत ही पोटेंट एंटी कैंसर एंटीऑक्सीडेंट है। तो सिर्फ ग्रीन टी पीने से आपको एंटीऑक्सीडेंट मिला ऐसा नहीं है, प्रॉपर विटामिन बी 12 का इंजेक्शन बॉडी में होना बहुत ही क्रिटिकल है। तो बी 12 की डेफिशिएंसीज को जरूर पूरा कीजिए, इसके बिना आप अपनी बॉडी को नहीं बचा सकते बीमारी से, इतना क्रिटिकल है। सिर्फ नर्व्स की बीमारियों में देने के लिए नहीं है ये। अब डाइटरी फैक्टर पे बात करते हैं, डेयरी, मीट, एनिमल प्रोटीन से, और कैसे हमें, क्यों हमें वीगन हो जाना चाहिए, क्यों मैं पिछले 4 साल से वीगन हूं, क्यों प्रोत्साहन प्रोग्राम की डाइट वीगन है। वीगन का मतलब एब्सोल्युटली नो एनिमल प्रोटीन यूज्ड, उसमें डेयरी भी, मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स, मीट, अंडा सब आ जाते हैं। अब डॉक्टर्स तो आपको बोलते हैं भाई प्रोटीन बहुत चाहिए, प्रोटीन बहुत, सारी डाइटिशियन भी बोलती हैं। आज प्रूव करते हैं आपको क्यों प्रोटीन ज्यादा खाना का आपके लिए खराब है। ये सब बीमारियों का जिस्ट है जो हमें एनिमल प्रोटीन से आती है। एक तो कैंसर, बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, मीथेनिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन, एंटीबायोटिक, ये सब तत्व होते हैं जो हमें ये देते हैं। इसके बारे में भी एक पूरा डिटेल्ड वीडियो वीगन और नॉन वीगन डाइट पे हम डाल चुके हैं, बट टाइम की कमी के मामले में मैं इसलिए ब्रीफली आपको ये बता रहा हूँ। हार्ट डिजीज कैसे देते हैं, अभी मीथेनिन पढ़ा आपने, मीथेनिन से होमोसिस्टिन। मीथेनिन ज्यादा मात्रा में होता है एनिमल प्रोटीन में, जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट पूरी तरह नहीं कर पाती, फिर उससे हमारी बॉडी में होमोसिस्टिन की मात्रा बढ़ती है, जो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस देती है, एंडोथेलियल इन्फ्लेमेशन देती है। ओबेसिटी, मैंने बोला ना इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ये प्योरेस्ट ऑफ मिल्क में भी ज्यादा है। क्यों? बछड़े का वेट बढ़ाना है भाई 25 किलो, जब वो पैदा हुआ उससे 6 महीने में हमें उसको कर देना 100 किलो का। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए इसीलिए बना है, भैंस का दूध भैंस के बछड़े के लिए बना है, बकरी का बकरी के लिए बना है। तो जितना आप वेट बढ़ाने की मात्रा, जितना वेट आपके बछड़े का जल्दी बढ़ता है, उतना आईजीएफ ज्यादा होता है उस दूध में। तभी आजकल एक मिथ भी हो गया है कि भाई गोट मिल्क इज बेटर देन काउ मिल्क, वो इसीलिए क्योंकि गोट की ग्रोथ कम है तो उसमें आईजीएफ थोड़ा कम होता है, और यही इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हमारे इंसुलिन से कम्पीट करता है और हमें डायबिटीज देता है। तो शुगर पेशेंट अगर दूध पिएगा तो अपनी शुगर को नहीं कम कर सकता। अब वो चाहे चाय में डाले, चाहे दही के रूप में ले, चाहे छाछ ले, चाहे मट्ठा ले, उसकी मर्जी, सब में आईजीएफ मिलेगा उसको। तो डायबिटीज इसीलिए देते हैं। दूसरा, जितना भी एनिमल प्रोटीन होता है कैलोरी डेंस होता है, यानी कि जैसे एक बॉल आप ब्रोकली का खाओगे ना, आपका पेट बहुत जल्दी फुल हो जाएगा और उसमें एंटी कैंसर तहत बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा फाइबर मिलेगा, लेकिन उसमें कैलोरीज मिलेंगी जो सिर्फ आधे गिलास दूध में। तो आप देख लो, आधे गिलास दूध में ना आयरन है ना कुछ है, वो आप पी रहे हो उतनी कैलोरी है जितने एक बड़े बाउल ऑफ ब्रोकली में, जो पूरा आपका डिनर बन सकती है, लंच बन सकती है। तो कंपेयर देख लो, तो क्यों कैलोरी की मात्रा बढ़ रही है, जो मैंने पहले बताया, कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, कैसे एंडोथेलियल की इन्फ्लेमेशन करेगी। सेम, और जितनी जानवरों की बीमारियां हमें मिलती ही मीट और दूध से, चाहे आप साल्मोनेला ले लो, अभी कोविड तो आपके सामने है ही है, और वर्ल्ड हंगर। एक नॉन वेजिटेरियन के लिए खाना बनाने के लिए उतनी रिसोर्सेज पानी लग जाता है जितना आप 75 लोगों के लिए वेजिटेरियन खाना बना सकते हो। तो सोच लो, अगर आप कंप्लेंट करते हो एयर पोल्यूशन की, तो आपको कोई हक नहीं बनता एनिमल प्रोटीन का। एनिमल साइड चीजें खा रहे हो तो आपको कोई हक नहीं बनता शिकायत करने का एयर पोल्यूशन। ये उसके बारे में रिसर्च पेपर, जैसे मैं हर बार करता हूँ, हर चीज के फैक्ट के साथ रिसर्च पेपर। कैसे एक्सेस मीथेनिन जो हमें होमोसिस्टीनीमिया देता है, होमोसिस्टीन फिर हमारी इन्फ्लामेशन बढ़ाता है एंडोथेलियम की, और फिर हमें ब्लॉकेजेस देता है। और ये कहाँ से आता है? एनिमल प्रोटीन से ज्यादा आता है। सिमिलरली डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें ईस्ट्रोजन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये प्योर मिल्क में होता है। इम्प्योर में तो फिर और चीजें, कैसे वो ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, एंडो, देख नहीं रहा ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन होता जा रहा है। दूध तो है ही, चीनी तो है ही, उसके अलावा लेडीज को एक और बहुत चीज पसंद है, मैं हर बार बोलता हूँ, हेयर कलर। उसके बिना आप जी नहीं सकते। हेयर कलर बहुत बड़ा कारण है ये म्यूटेशन करने का, आपके सेल्स को डैमेज करने का और कैंसर दे। सिमिलरली मीथेनिन को कैसे, अगर मीथेनिन वही एनिमल प्रोडक्ट, और हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं जब कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं ना, बोलते हैं आपका वेट कम हो रहा है, आप खरोड़े का सूप पियो, आप मीट खाओ, आप अंडे खाओ, प्रोटीन शेक पियो, वेट बढ़ाओ। अब मीथेनिन इतना ज्यादा दे दो, सेल्स और ग्रो करेगा। एक तरफ आप उसे जो इतनी खतरनाक एटम बम वाली रेडिएशन और कीमोथेरेपी एजेंट्स दे रहे हो जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और उसी पेशेंट को आप बोल रहे हो भाई वो चीनी और प्रोटीन का घोल पिए। तो आप समझ सकते हो कहाँ हमारी मेडिकल एजुकेशन में गलती, जबकि ये रिसर्च पेपर कितने साल पहले छप गए, फिर भी हमारी प्रैक्टिस में क्यों नहीं आ रहे, हम इसको इनेक्ट क्यों नहीं कर रहे, हम इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, मैं नहीं समझ पाता। बोवाइन ल्यूकेमिया बारे जो मैंने कहा था ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है, ये हमारी 60 to 70% गाय को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। IGF-1 जो मैंने बात की, कैसे डायबिटीज और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने माना है,
हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट कैसे हमारी किडनी और लिवर के लिए खराब है, ये एनिमल स्टडीज रैट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया कि लिवर डैमेज और किडनी डैमेज को बढ़ाता है हाई प्रोटीन डाइट। और फिर भी हमारे डायलिसिस पेशेंट को, मेरे फादर इन लॉ को भी बोलते हैं पनीर खाओ, अंडे खाओ, दूध पियो, हम लोग उनको प्लांट बेस्ड डाइट पे ले आए और धीरे धीरे उनका डायलिसिस कम करते जा रहे हैं। जब भी आप प्रोटीन को पचाते हो, एनिमल प्रोटीन को, बॉडी में और ज्यादा यूरिया बनता है, और ज्यादा क्रिएटिन बनता है, और ज्यादा एमोनिया बनता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट करती है रिसर्च पेपर अगेन कि कैसे प्रोटीन का कम इंटेक लॉन्गेविटी और मेटाबॉलिक हेल्थ को बढ़ाता है। तो डाइट में अगेन अनदर रिसर्च पेपर, कैसे लो प्रोटीन 10% प्रोटीन सिर्फ और 70% कार्बोहाइड्रेट, यही डाइट ब्लू जोन्स के लोग लेते हैं। ब्लू जोन्स वो 6 जोन्स हैं जहां आमतौर पे लोग 90 साल से ऊपर जीते हैं बिना दवाइयों का इस्तेमाल किए। उसमें ओकिनावा जापान आपने सबने सुना होगा वो है। और उसके अलावा जब हम प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, हम एक बेनिफिट यूज करते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, स्पेशली प्याज की फैमिली और क्रूसिफेरस, जो पत्ता गोभी से आपको नफरत है, कीड़ा कीड़ा करते रहते हो आप, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब चीजें, प्लस एलियम फैमिली, प्याज, गार्लिक, जो भी धर्म के नाम पे कई लोग नहीं खाते, बट फिर भी और भी ज्यादा उनकी इस्तेमाल करके हम कैसे उनके एंटीऑक्सीडेंट्स को, जो हमने बात की ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इन सब में वो तत्व हैं जो आपके ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, एंडोथेलियल डैमेज को। लेकिन आप पूरे दिन में खाते ही नहीं हो इतना, सब्जी आप पूरे हफ्ते में इतनी खाते हो जो एक दिन में खाने, और वो भी पका के उसके सारे तत्व नष्ट कर देते हो, कच्ची खाते ही नहीं हो। आपकी मेजर डाइट सोचिएगा कि कहाँ से आती है। 70% आपकी कैलोरीज आती है दूध, अनाज यानी रोटी और चीनी से। ये एक फैक्ट है, आपके सामने फिगर है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टडी है। देखिए कैसे वो जहाँ पे खान पीन का अभाव है, जहाँ आज भी लोग कंदमूल और वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, जहाँ आज भी लोग मेहनत करते हैं, वहाँ कैसे कितने कम केसेस है, कम से कम 4 से 5 गुना कम केस है मिजोरम में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, मेघालय में, कंपेयर टू मिल्क प्रोड्यूसिंग या एनिमल प्रोटीन खाने वाले स्टेट्स देख लीजिए। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, बड़े यहाँ पे बोलते हैं ना दूध दही की नदियां बहती है, तो बह रही है नदियां बीमारियों की भी। और फाइबर, जब हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो इतना फाइबर मिलता है जो फिर हमारे गट माइक्रोबायोम को भी ठीक रखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखता है, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से दूर रखता है, क्योंकि ये कैलोरी सरप्लस नहीं होता। अब बात करते हैं, अब हमने कारण जान लिए सारे, अब उन कारणों को रिवर्स कैसे करें, कैसे हम ठीक करें, कैसे हम प्रिवेंट करें। तो हम क्या प्रोटोकॉल यूज करेंगे? हम वो प्रोटोकॉल यूज करेंगे जो एंडोथेलियल हेल्थ को बढ़ावा दे, उसके डिसफंक्शन को हील करे। कैसे हील करेगा? सबसे पहले जो हमने मिराकल मॉलिक्यूल की बात की, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने वाले हमने प्रोटोकॉल यूज करने। क्लॉट किससे बनता है? प्लेटलेट से। तो प्लेटलेट्स को क्लॉट करने से बचाना है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्या करेगी? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाएगी। ठीक है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाएगी। और एंटीऑक्सीडेंट, जो हमने रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज की बात करी, हम किसी दवाइयों से या महंगी दवाइयां खरीद के एंटीऑक्सीडेंट नहीं लाएंगे, हम डाइट में एंटीऑक्सीडेंट आपको बताएंगे। न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स, कैसे हमने जाना कैसे विटामिन B12, B6, B3 की कमी हमें मिथ्योनिन को बढ़ा के, होमोसिस्टीन को बढ़ा के बीमारी दे रही है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज करके, जो एक बहुत अच्छी टेक्निक है सारी बॉडी के खराब सेल्स को खा जाने की, सारी रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज को खत्म करने की। इसीलिए मैं हर एकादशी पे 24 घंटे का फास्ट, वाटर फास्ट, जहां मैं कुछ नहीं खाता, जरूर करता हूं, और ये पिछले 2 साल से मैं फॉलो कर। ये 5 हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। कैसे हम प्रोत्साहन प्रोग्राम को यूज करेंगे इन सब बीमारियों से आपको बचाने के लिए? डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन्वायरमेंट और मेडिसिन सिर्फ एक फेज आउट मैनर में। ये 4 पे हम बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं हमारे सभी प्रोत्साहन बैच मेंबर्स के लिए, जो कि एक हमारा एक एक्सक्लूसिव पेड प्रोग्राम है। उसमें मोटिवेशन भी साथ साथ चालू रखते हैं। हम पहले तो करेक्ट एजुकेशन देते हैं, जो हम ये फ्री वेबिनार्स में भी करते हैं। तभी मैंने बोला ये स्टेप 1 है। जिनको जरूरत है वो हमारा स्टेप 2 ले सकते हैं, हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, रेगुलर वीकली क्लासेस, वीडियो क्लासेस के जरिए, डाइट कंसल्टेशंस के जरिए हम सपोर्ट और मोटिवेशन बना के रखते हैं। ह्यूमंस है ना, इनर्शिया हो जाता है। आज आपने सुन लिया सब, दूध के बारे में सब जान लिया, जाओगे आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में फिर चाय पियोगे, भूल जाओगे फिर सब। यही तो मोटिवेशन की कमी है, इसीलिए आप बीमारियों से नहीं बच पाते। फिर वो रात को बच्चा बोले यार आइसक्रीम खानी है, वो खा लोगे कितना सब जानने के बाद। कभी कभी की बात तो ठीक है, बट आप लोग रोज करोगे, मुझे पता है ना। इसलिए वेबिनार्स तो हम फ्री करते ही रहेंगे, और इसीलिए हम रेगुलर करते रहते हैं, ताकि ये मोटिवेशन पिछले से जो कम हुआ है अगले 15 दिन बाद फिर ले आए आपके साथ। अब ये रिसर्च पेपर कैसे प्लांट बेस्ड डाइट जो है वेस्कुलर एंडोथेलियल डिसफंक्शन को ठीक करती है।
स्पेशली इन पेरिफेरल। गैंग्रीन को ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये रिसर्च पेपर छप चुके हैं वेस्कुलर सर्जरी के जर्नल्स। ठीक है, प्लांट बेस्ड डाइट जो है कैसे कम करती है, एक तो ये एक रिस्क फैक्टर जो है ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और कैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा, जो मैंने बोला पिवट मॉलिक्यूल, नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है, इस वजह से ही ये रिवर्स कर देती है प्लांट बेस्ड डाइट। अनदर स्टडी सेम चीज वो बोल रहे हैं, कैसे प्लांट बेस्ड डाइट ने 4 महीने में लोगों को बीमारियों को वेस्कुलर एंडोथेलियम को हेल्दी किया। इन्होंने कुछ मार्कर्स को नापा जिससे वो पता लगा लेते FOA1 अल्फा लिपोप्रोटीन होता है, इससे ना IL-6 होता है। इनसे इन्होंने ये रिसर्च में जो लोग इनरोल किए थे उनके ये ब्लड मार्कर्स को नापा और कंट्रोल स्टडी की कि जिनको प्लांट बेस्ड डाइट की उनमें बहुत मात्रा में ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कम हुए, एंडोथेलियल डैमेज कम हुआ। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट फूड जो है, इवन सॉल्ट से जो हमें एंडोथेलियल डैमेज मिल रहा है, कभी कभी आपने खा लिया शौक के मारे, जो लोग नमक पसंद है ज्यादा, जैसे मुझे, मैं हमारे घर में बहुत तेज नमक यूज होता है सच्ची बात बताऊं तो भी प्लांट बेस्ड डाइट उसको अनडू कर सकती है। हमारे घर में मेरे पेरेंट्स का BP लो ही आता है हमेशा, जबकि मेरी माता जी ऊपर से नमक डाल के खाती, साफ सी बात मैं क्लियर बता दूं। और प्लांट बेस्ड डाइट कैसे कोरोनरी आर्टरीज एथ्रोजेनेसिस को कम करता है, अगेन रिसर्च पे। तो अब डाइट दैट कैन प्रिवेंट, अब डाइट पे बात करें, प्रोटोकॉल जनरल बात की, क्या डाइट लें। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल जो मैंने बोला ना, मिरेकल मॉलिक्यूल, उस पे हमारा पिवट है। तो एक नोबेल प्राइज दिया गया था डॉक्टर लुई इगारो को 1998 में। इन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड की पोटेंसी को, उसकी मात्रा को भी नापा और साथ में ये भी बताया कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है हमारी हेल्थ के लिए। सोचो 1998 में पता चल गया, बट आज तक हम इसको यूज नहीं कर रहे, 2023 आ गया। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तो ब्लड डायलेटर, वैसो डायलेटर का काम करता है। ठीक है, ये हमारी आर्टरीज का जो है उसको डायमीटर को बढ़ा देता है। जैसे हमने शुरू में बताया BP डायमीटर कम होने से होता है, तो डायमीटर बढ़ गया तो BP कम हो गया। एक दूसरा, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है एंडोथेलियल की, और क्लॉट बनने की, प्लेटलेट की जमने की स्थिति को भी कम करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एंडोथेलियल सेल्स है, इससे नई आर्टरीज भी बनती है, आर्टरीज नरम रहती है, परमेबिलिटी कम रहती है, प्रोलिफरेशन नई आर्टरीज बनने की बढ़ती है। ये इसी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉडी के हर ऑर्गन पे, क्योंकि अगर खून जाएगा प्रॉपर मात्रा में, डायलेट होंगी आपकी वेसल्स, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन भी जाएंगी, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट भी जाएंगे, और उसके थ्रू जो खराब तत्व हैं, टॉक्सिन होंगे, वो वापस भी आएंगे, किडनी तक पहुंचेंगे, लिवर तक पहुंचेंगे, वो फिर बाहर जाएंगे बॉडी से। तो बॉडी को डिटॉक्स करना और उनको न्यूट्रिशन पहुंचाना, दोनों के पीछे ब्लड का तो रोल है ही ना। ब्लड ही तो पाइपलाइन में घूम रहा है हमारी जिंदगी की। तो इस ब्लड के थ्रू, नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू, हम ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं। यह इसीलिए पूरी बॉडी पे इसका रोल है, और ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा हमारी बॉडी में कम होती जाती है। अब इस फैक्ट को कैसे हम रिवर्स करें, जैसे जैसे एज बढ़ी, देखिए 60 से प्लस, तभी जैसे जैसे एज बढ़ती है, आजकल तो बहुत कम हो गया स्ट्रोक की एज, लेकिन पहले ऐसे थे कि 60-70 की उम्र पे स्ट्रोक जरूर आ जाता था, क्योंकि एज के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कम हुई और कॉम्प्लिकेटेड क्लॉट्स बनने लगे हमारे एंडो ब्लड वेसल के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सस्ता, सबसे रिच सोर्स बीट रूट। तभी आप देखें हमारे सॉरक्राउट, मेरी स्मूदीज में जो भी पिक्चर्स डालता रहता हूँ स्टेटस में, बीट रूट का इस्तेमाल मेरा डेली है। मैं पिछले 3 साल से एक भी दिन नहीं होगा जब मैंने बीट रूट ना खाए। अपनी बेटी को भी जो अब स्विमिंग कर रही है उसकी स्टेमिना बनाने के लिए मैं बीट रूट रोज देता हूँ। उसके अलावा हमारे घर में ब्रोकली, कैबेज, कैरेट्स, जब आप कच्चा खाना खाओगे ना, सलाद प्लांट बेस्ड, तो ये सब खाओगे। केल मैं खुद छत पे उगाता हूँ। तो लेटस हमने सर्दियों में भरपूर उगाई, मस्टर्ड मेरे घर पे, स्पिनच, सब मैं अपने छत पे उगाता हूँ। अब देखेंगे ये सब आपको सैलड में सबसे हाई NO प्रोड्यूसर है। मीडियम कौन से हैं? गार्लिक, पोटैटो, जो सब हमारी स्मूदी में थे। जो लोग हमारे यहाँ बैच के मेंबर्स हैं उनको अब समझ आ रही होगी कितना हमारी ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट स्मूदी जो हम बताते हैं ना, ग्रीन स्मूदी, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप सुबह सुबह पराठे, मक्खन खा लेते हो वो एक तरफ, और चाय पी लेते हो, कैसे वो डैमेज दे रहा है आपको, और कैसे ये स्मूदी आपको बचा रही है। अभी कंपेयर कर लिया ना आपने। ऐसे ही सभी फ्रूट्स में, प्लांट्स में ऑलमोस्ट NO मिलता है, लेकिन ज्यादा, सबसे ज्यादा है बीट रूट में, ब्रोकली में, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में, और हरे पत्तेदार सब्जी। ये एक लिस्ट है आपके सामने। बीट रूट, कैरेट, जिंजर गार्लिक, लीफी वेजिटेबल्स, पर्पल कैबेज, पोमेग्रेनेट, ऑल द बेरीज, आंवला, जामुन जो बहुत अभी सीजन है,
नट्स एंड सीड्स, सभी नट्स एंड सीड्स में, चेरीज जितने, तभी ब्लूबेरीज और जितनी चेरीज वगैरह बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स। बट प्रॉब्लम वहीं आती है, इनकी मात्रा आप खाती है कितने हो। एक बीटरूट काटोगे, एक खीरा काटोगे, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम, ग्रीन लीफी तो खाते ही नहीं सैलड में इंडिया में, काटी और पूरी फैमिली ने खा ली। एक बीटरूट के 4 हिस्से 5 हिस्से कर दिया, उसमें मिला क्या, तो वो हम उसका फायदा है, उसके ऊपर से हमने डैमेज दे दिया दूध, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, अंडे खा के, अनाज खा के। ये आपके सामने अगर हम बीट रूट एक्यूट हर मतलब यूज करें, जूस पिए बीट रूट का, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस 1 से 2 दिन में ही बढ़ जाता है, और थोड़ा बीपी का रिडक्शन भी आ जाता है 5 से 10 पॉइंट तक, और एंडोथेलियल फंक्शन मेंटेन हो लगता है। आपकी जो है ना रनिंग स्पीड भी बढ़ती है। मैराथनर जो होते हैं उनको बोला जाता है मैराथन से पहले बीट रूट जूस पिए 1 या 2 दिन पहले। मैं भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ जब जब मेरी मैराथन होती हैं, फुल मैराथन या लद्दाख मैराथन। और वैसे तो आप लगातार ही पी रहे हो तो और फायदा, और अगर क्रॉनिकली पियो 15 से 20 दिन, तो बहुत मात्रा में आप बीपी कंट्रोल कर सकते हो। ये तो आप घर पे सिंपल ट्राई कर सकते हो, और इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा लहसुन और मिला लो, और फिर हमारी स्मूदी में तो बहुत सी चीजें हैं वो तो आप और फायदा उठा लोगे। और उसके अलावा अगेन वही बुक का ये एक पेज है जो मैंने पहले बात की, हिमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। ये एंटी प्लेटलेट, क्लॉट्स बना तो प्लेटलेट से, तो एंटी प्लेटलेट में भी वही मेजर तत्व है जितनी हमारी रूट वेजिटेबल। हल्दी की क्यों इतनी आज कदर हो रही है, हल्दी है, जिंजर है, गार्लिक है, गिंको है, उसके नीचे आपका कैमोमिला टी, आप नॉर्मल चाय पीते हो कैमोमिला टी पी लो, आजकल अवेलेबल है इजीली। मेथी है, रेड क्लोवर के आजकल स्प्राउट्स इजीली अवेलेबल है। तो ये सब चीजें अगर आप रोज अपनी मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज लोगे तो क्यों नहीं आप बीपी को कम कर पाओ। लेकिन असलियत यहाँ है, 98% इंडियंस डू नॉट ईट इनफ ऑफ दीज वेजिटेबल्स। आप पूरे हफ्ते में भी नहीं खाते। इसका एक सिंपल सा मार्कर है, जितना आपका बॉडी वेट है उसका 1%, यानी आप 70 किलो के हो तो 700 ग्राम आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल कच्चा होना चाहिए, और उसमें से भी हरे पत्तेदार सब्जियां 0.1%, यानी 700 से 70 ग्राम होनी चाहिए एटलीस्ट। ये डेली इंटेक की बात कर रहा हूँ। और डाइट आपकी ये है, सैड, बड़ी सैड डाइट है, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। इंडिया को बोल दो तो सैड एंड सिड बन जाएगा। आपका डाइट पिरामिड का 70% हिस्सा यहां से आता है। ग्रेन सबसे पहले, रोटी से पेट भरते हो आप, उसके बाद भूख लगती है क्या बोलते हैं यार एक रोटी और दे दे, कोई बोलता है कि भाई दाल और सब्जी एक कटोरी और दे दे। फिर फैट्स, जो आप खराब फैट्स डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, मीट, अंडे, एग, और फिर कैलोरी स्वीटनर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब। तो बच चुके 10% भी फ्रूट और वेजिटेबल से आपकी कैलोरीज नहीं आती, और यही कारण है हम बीमारियों के ग्रस्त होते जा रहे हैं। यही कारण है आज इंडिया में 40 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हो गए, और 60 करोड़ से ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट हो। ये हमारी प्रोत्साहन प्रोग्राम की डाइट है। ये एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, वैसे हम ये फॉलो करते हैं। एवरी वीक डाइट प्लान होता है हमारा, जिसको रिव्यू किया जाता है, इंटेंसिफाई किया जाता है। ये प्रोत्साहन प्रोग्राम 3 महीने का एक पेड प्रोग्राम है, जिसका मेन एम है आपका बिहेवियर को ही बदल देना। जो आपका जीने के स्टाइल को ही हम बदल देते हैं, लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, ताकि आप 3 महीने बाद भी इस चीज को कंटिन्यू, 3 महीने में आपको इतनी नॉलेज दे देंगे कि जिसको आप फॉलो करो तो पक्का बीमारी को ठीक कर दो, रिवर्स कर दो, बच जाओ। कुछ केस स्टडीज हम प्रीवियस बैचेस की लास्ट में शेयर भी करेंगे। तो प्लांट बेस्ड डाइट खाना है, फर्मेंटेड फूड जरूर खाना है जैसे मैंने बताया, नेट्रोस्यूटिकल जो ये हर्ब्स हम स्मूदीज में यूज कर रहे हैं उनको यूज करना है, शुगर, सॉल्ट, गेहूं को, अनाज को कम करना है, एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना, इंटरमीडिएट फास्टिंग को बहुत अच्छे से यूज करना, माइंडफुल ईटिंग करनी है, यही नहीं कि तीनों टाइम घड़ी के हिसाब से खाना है, भूख लगने पे खाना है, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है जब हाई फाइबर डाइट खाओगे, और पानी की मात्रा अच्छी रखनी है बॉडी, ताकि सेल्स हमारे हाइड्रेटेड। तो आपका डाइट पिरामिड, ये प्रोत्साहन प्रोग्राम का डाइट पिरामिड ऐसा दिखता है। आपका मेजर चंक ऑफ कैलोरीज आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, होल फीड से, नट से, मिलेट से। और फिर भी अगर आपका तामसिक कार्य मतलब वर्कआउट बहुत करते हो आप, खैर मैं भी करता हूँ लेकिन मैं तो बहुत दूर हूँ, अब पिछले 3 साल से मैंने कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स छुआ भी नहीं है। तो आपका डाइट पिरामिड, अगर आप तामसिक करते हो काम, यानी बहुत आपका स्ट्रेंथ वाला काम है, ताकत वाला, ये कुर्सी नहीं तोड़ते सारा दिन, तो फिर आप थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट और मीट ऐड कर लो, आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहो आपकी चॉइस है। अगर आपका काम मेरी तरह कुर्सी पे बैठे रहने वाला है, कुर्सी तोड़ने वाला है, तो आपकी डाइट हमेशा सात्विक होनी चाहिए, जैसे भगवत गीता में लिखा। हम तामसिक खाना खाते हैं और लाइफस्टाइल सात्विक जीते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मणों से, क्षत्रिय से, ये बताई गई, ये इसीलिए बताई गई है, इसका कोई कास्टिज्म से इतना लिंक नहीं है अगर साइंटिफिकली आप समझो तो काम आपके हो रहे हैं सात्विक, खाना हो रहा है तामसिक, इसलिए बीमारियां आ रही।
ये हमारे स्मूदी की कुछ इंग्रेडिएंट एक प्लेट में रखे हैं। इसके बारे में मेरा डिटेल्ड वीडियो है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट और कैसे बनानी है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे बाद में अगर आपको चाहिए हो। तो किस तरह से ये आप देख रहे हो, आपने बीट रूट भी यूज़ कर ली, आंवला भी यूज़ कर लिया, सारे नाइट्रिक ऑक्साइड वाले प्रोडक्ट सुबह सुबह नाश्ते में ही ले लिए। तो कहाँ से हमारे हार्ट डिजीज आ जाएगी। मेरे दोनों पेरेंट्स 65+ हैं, फादर 70 होने वाले। हम लोग अभी तक भी कोई बीपी या खून पतला करने की गोली उनको नहीं देते। ये एक और वही फिनोग्रिक जो मैंने बात की थी जिस प्लेट में, ये मेरी बेटी भी कभी कभी इंजॉय करती है। जितना आपकी प्लेट में रंग होगा ना, जितना नेचुरल टेस्ट होगा, देखा मीट दूध में कोई नेचुरल टेस्ट है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलाना ही पड़ता है उसको टेस्टी, खूब मसाले इस्तेमाल करो तब मीट खाने लायक बनता है। जितना आपके नेचुरल टेस्ट कलरफुल आपकी डाइट है, उतना ही आपका जो है, देखिए बीट रूट की कांजी है, मिल गया नाइट्रिक ऑक्साइड इजीली, साथ में फर्मेंटेड B12 भी मिल गया, कितनी आसानी से आपने खत्म कर दिया अपने बीपी। और इंटरमीडिएट फास्टिंग, महर्षि वाघभट्ट ने यह सूत्र लिखा है अपनी हिष्टांग हृदय में। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, टाइम हो रहा है। विमलेंद्रित्या सर्गो मलानाम लाघवम रुचि। इसका मतलब यह है कि आप कितने इजीली डिटॉक्स कर सकते हो बॉडी को, कितने आसानी से आप शुद्ध हृदय द्वार कंठता, यानी कि हृदय शुद्ध कर लोगे, बॉडी को डिटॉक्स कर लोगे, व्याधि मार्दम उत्से, मतलब निद्रा को नाश करते हो। और लोग बोलते हैं फास्ट करने से मैं वीक फील करता हूँ, मेरे को तो आज तक नहीं, मैं सारे काम करता हूँ एकादशी के फास्ट पे भी, क्लिनिक भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ। जो चीज 2000 साल पहले बता दी महर्षि वाघभट्ट ने, आयुर्वेदा ने, उसको आज हम रीपैकेज करके नोबेल प्राइज दे रहे हैं मॉडर्न साइंटिस्ट। ये जापानीज साइंटिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज मिला था यही बताने के लिए कि फैगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी कैसे होती है फास्टिंग से। तो जब हम लंबे देर के फास्ट रखते हैं, जैसे इसमें पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ आपका आज का खान पान है। आपने पहले ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, डिनर किया, लंच किया, सॉरी इवनिंग टी पी, डिनर किया, फिर आइसक्रीम खाई, सारा टाइम आप हाई इंसुलिन स्टेट में, जो मैंने पहले डायग्राम दिखाई थी ना, आपका लिवर फैट को इकट्ठा ही करे जा रहा है। आप कब टाइम दे रहे हो कि उस फैट से दोबारा लिवर को, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट, बिल्कुल नहीं दे रहे। फिर जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग यूज करते हो, जो हम अपने बैच में बहुत यूज करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में, तो कैसे हम लंबा खाली पेट रहने से किस तरह से हम जो है नेचुरली इंसुलिन को कम कर देते हैं और फैट में से, मतलब लिवर में से फैट को निकालें। और लंबी फास्टिंग जैसे मैं फॉलो करता हूँ, इससे हम ऑटोफेगी को ट्रिगर करते हैं। तो कभी कभी लंबे फास्ट जरूर करने चाहिए, इससे आप ऑटोफेगी ट्रिगर करोगे, इंसुलिन को कम करो, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ने कारण बताया बीपी और इसके पीछे एंडोथेलियल डैमेज। तो वो नेचुरली आप एक सिंपल सी फास्टिंग की टेक्निक यूज करके दोनों चीजों का फायदा उठा सकते हो। जब ऐसे ऑटोफेगी होती है ना, तो जो पुराना माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें म्यूटेशन आ गई उसको खा जाती है बॉडी, फिर उसके जो कच्चा माल निकलता है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, उससे नए सेल्स बनाती है। तो एक तरह से रेनोवेशन आपकी बॉडी अच्छे से कर पाती है जब आप फास्टिंग करते हो। ये रिसर्च पेपर है, फास्टिंग से कैसे माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प मिलती है, एंडोथेलियल फंक्शन इंप्रूव होता है, हार्ट डिजीज खत्म होती है। सेम अनदर एंडोथेलियल फंक्शन जिसपे ऊपर हमारा पिवट कर रहा है आज का वेबिनार, अनदर स्टडी, कैसे ये वेस्कुलर इंजरी के रिलेटेड मार्कर्स को कम करता है इवन इन ओवरवेट एंड ओबीस पीपल। फास्टिंग सोचो, अगर मोटापा है तो भी करेंगे तो, और कैसे एंडोथेलियल प्रोजेनिटर सेल, नए सेल को फायदा देता है। लॉन्ग फास्टिंग कैसे हेल्प करती है, अगेन वही चीजें। तो फास्टिंग के इस बीमारियों के अलावा और भी बहुत सारी, अल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटो इम्यून डिजीजेज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कितनी नाम ले लो, सब में उसका फायदा मिले। तभी ये पिवट हमारा जो डाइट प्रोग्राम है हमारे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सरसाइज द किंग, न्यूट्रिशन इज द क्वीन, एंड टुगेदर वी हैव ए हेल्दी प्रॉस्पेरस किंगडम। इन दोनों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी होलिस्टिक अप्रोच प्रोत्साहन प्रोग्राम में डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन सब पे रोल दिया जाता है। कैसे सिटिंग एंडोथेलियल डैमेज करती है, इसीलिए सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। स्मोकिंग उतना डैमेज नहीं करेगी, वो भी करती है ऑफकोर्स, जितना सिटिंग करती है। और इससे क्या होता है, आपकी बायो अवेलेबिलिटी नाइट्रिक ऑक्साइड कम होती है। अब आपने डाइट में तो खा लिया नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन फिर भी फायदा नहीं उठाओ, क्योंकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जमा रहेगा, आपके आर्टरीज की लाइनिंग के अंदर रहेगा, खून में नहीं आएगा। जब तक तो वो खून में नहीं आएगा, वैसोडाइलेट नहीं करेगा प्लेटलेट के, उसको क्लॉट को कम होना नहीं पड़ेगा। तो उसको कैसे लाना है, ये हमारी इंट्रोडक्शन हम देते हैं, सब तरह की एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। आपके लिए एक्सरसाइज का मतलब है वॉक, सिर्फ 2-4 मिनट टहल के आ जाते हो आप, आधा 1-2 चक्कर, और सोचते एक्सरसाइज होगी। हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में हर टाइप की एक्सरसाइज को सिखाते हैं, डेमो क्लासेस देते हैं लाइव में, जो मैं खुद देता हूँ, और उसमें करते हुए लोगों की गलतियों को सुधार के सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और फिर हम वीकली चैलेंजेस भी देते हैं, जैसे 15 किलोमीटर आपको एक हफ्ते में करना है इस तरह। अब आपने डाइट में खा लिया नाइट्रिक ऑक्साइड, सब कुछ बीट रूट वगैरह, बट उसका फिर भी फायदा नहीं हुआ, बिकॉज आप सिर्फ वॉक कर रहे थे। अब नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइजेस होती है,
खासकर जिम में करने वाली जितनी एक्सरसाइज है, जितनी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, सीढ़ियां चढ़ना, स्क्वाट्स हमारा मेजर पिवट रोल हम बोलते हैं ना, स्क्वाट्स, ऑल्टरनेटिंग आर्म रेस, जंपिंग जैक्स, जो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम करते हो, जिम में जाते हो शोल्डर प्रेसेस किए, तो हम डंबल्स को इस्तेमाल करना भी इसलिए सिखाते हैं। आप लोगों के मन में होता है ना बुढ़े लोगों को तो करनी ही चाहिए, बल्कि उल्टा उन्हीं को स्ट्रोक ज्यादा आता है, तो उनको जरूर जिम जाना चाहिए, चाहे लिमिटेड वेट उठाएं। ये नहीं कि भाई बहुत 100 किलो का स्क्वाट मार, 10 किलो 5 किलो का स्क्वाट भी कर ले, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। फीमेल्स को तो और ज्यादा, क्योंकि मेनोपॉज के बाद उनके हार्मोन कम होने से और दिक्कत आती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज जरूर एक पार्ट होना चाहिए आपके एक्सरसाइज रिजम का। कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ब्लड पे स्ट्रेस देते हैं, उससे ENOS जो एंजाइम ने पहले बात की, नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, इसी को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड डंप। अब जो आपने डाइट से नाइट्रिक ऑक्साइड लाइनिंग में लेके आए थे, अब वो खून में आ जाएगा एक्सरसाइज करने से, इस तरह से। तो खून में मात्रा बढ़ जाती है, उससे फिर आपको उसके और बेनिफिट मिलते हैं, आपके एंडोथेलियल हील होने लगते हैं। और क्या बोलते हैं डॉक्टर, जिसको हार्ट में थोड़ी ब्लॉकेज है, भाई एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दो, और हम जरूर कराते हैं। इसीलिए दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हो कोलेटरल वेसल्स ओपन होते हो, वो हमने बोला ना वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और एक्सेट्रा, तो उससे नई आर्टरीज खुल जाती हैं जो नेचर ने पहले से दी है हमारी बॉडी में, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ना करने की वजह से उसको बंद रखते हैं। अब एक कोलेटरल आर्टरीज खुली हुई है राइट साइड में बी फिगर में, अगर मान लो यहाँ कोई ब्लॉकेज आ भी जाए तो आपको उसका नुकसान कम डैमेज पहुंचेगा हार्ट के सेल्स में। और जहां पे जो एक्सरसाइज नहीं करता रेगुलर, जिसकी कोलेटरल आर्टरीज नहीं है मान लो, तो उसको खून कहां से आएगा? तो ये एरिया हार्ट का डेड हो जाएगा। सिमिलरली सेम कोलेटरल वेसल्स का जो सच्चाई है वो यहाँ पे दी गई है। कैसे स्ट्रोक में भी ये, अगर आपकी ब्लड वेसल्स खुली है, फिगर अपर फिगर में देखो कितना कम डैमेज है और इधर ज्यादा डैमेज है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने में लो अगर स्ट्रोक आ भी जाए तो उसका नुकसान कम पहुंचता है। ये इसके पीछे की केमिकल है, कैसे वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंजियोजेनेसिस होता है और कोलेटरल सर्कुलेशन बनती है। और दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलते हैं 300 मिनट की एक्सरसाइज, जिसमें 2 सेशन ऐसे होने चाहिए जिसमें आप एंटी ग्रेविटी या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। तो 300 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूरी है पूरे हफ्ते में। तो वो जो है आपको जो है कैसे मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, कैसे आपके कार्डियक मसल्स का रिस्क कई गुना तक कम करता है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, और इसमें सभी टाइप के एक्सरसाइज यूज करनी है जो आप करते हो। सिर्फ वॉक, सारे डॉक्टर बोलते हैं वॉक कर लो, किसी की दवाई छूटी आज तक वॉक करके? कभी भी बता दो आप। और तीसरा, चौथा पार्ट, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप बॉडी में एक आपका सांस नहीं फूलता, ऐसे सांस लेते हो, उससे एक हाइपोक्सिया आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर देते हो। अब हाइपोक्सिया जब होता है तो किडनी जो है EPO सेक्रेट करती है, एक इरेथ्रोपोइटिन एक करके किडनी का एक एंजाइम है, हार्मोन है। जब डायलिसिस होता है जिन लोगों का, उनकी किडनी में यही मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए उसके इंजेक्शन देने पड़ते हैं ताकि उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे। यही EPO आगे जाके आपकी एंडोथेलियल फंक्शन को भी इंप्रूव करते हैं और पूरी बॉडी को तो करता ही करते हैं। तो इसका भी बेनिफिट आप रेगुलर एक्सरसाइज से उठाते हैं। लेकिन फिर वही बात, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो एंडोथेलियल फंक्शन देखो कैसे इंप्रूव होता है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का है, कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की डेरिवेशन बढ़ जाती है, कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड को आप डंप कर पाते हो। तो सिर्फ खाना नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्सरसाइज भी करना। कैसे डायबिटीज को भी एंडोथेलियल फंक्शन एक्सरसाइज ट्रेनिंग, डायबिटीज पेशेंट में भी जिनको कई सालों से डायबिटीज है, उनका भी एंडोथेलियल फंक्शन एक्सरसाइज इंप्रूव करता है। अनदर रिसर्च पेपर। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, एक्सरसाइज की नॉलेज कम है, एक ही टाइप की एक्सरसाइज करते रहते हैं, बॉडी उसको यूज्ड हो जाती है, करते ही नहीं है इनफ। 300 मिनट करता कौन है, और उसको रेगुलर उसकी मोटिवेशन नहीं आती भी है। तो अब आपको नॉलेज मिल गई कैसे एक्सरसाइज के बारे में, अब एटलीस्ट आप एक्सरसाइज को रेगुलर फॉलो कर पाओ। यही इस पूरे प्रोसन वेबिनार्स का एम है, एजुकेशन दो और उसके बाद मोटिवेशन से आप लो। मोटिवेशन एंड सपोर्ट के लिए हमारा बैच है, वो पेड प्रोग्राम, वो आपकी मर्जी है तो आप ज्वाइन कीजिए, बट ये फ्री सोर्स वेबिनार्स को यूज करके आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, ठीक है। और चिता तो फिर निर्जीव को जलाती है, चिंता जो है सजीव को भी जला देता है, रोज रोज जलाता है जो आपकी चिंता है ना। कैसे जलाता है, ये क्यों इतना सूत्र इंपॉर्टेंट दिया गया है। हार्ट एंड सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी, अगेन अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी, इसमें लिखा है जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे डाउनस्ट्रीम जो हमने बात की ना, एड्रेनलिन, हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको स्ट्रेस ग्लैंड भी बोल सकते हो, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन क्रॉनिक, जब हमारे को स्ट्रेस मिलता है, रोज रोज हम चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ट्रैफिक की टेंशन, बड़ गुस्से में रहते हैं, तो ये मात्रा बढ़ जाती है। इससे हमारा BP, ब्लड का वॉल्यूम, शुगर लेवल्स,
हार्ट पे दिक्कत, हार्ट रेट, बीपी सब बढ़ने लगता है। तो ये डाउनस्ट्रीम जो हॉर्मोन्स है ना, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो भी आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़, स्ट्रेस को मैनेज तो नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता, क्योंकि स्ट्रेस तो जिंदगी का दूसरा प्रारूप है। मतलब स्ट्रेस ही जिंदगी का दूसरा नाम है, ये तो रहेगा हमेशा। बट इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे रिस्पॉन्स को, ताकि स्ट्रेस का इफेक्ट कम हो। ये डाउनस्ट्रीम कैसे, ब्रेन के स्ट्रेस से हमारी बॉडी में ये सब तत्व निकलते हैं जो एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट करता है, कॉर्टिसोल एंड कैटाकोलामिन, जिसको नॉरएपिनेफ्रिन, ये कैसे एंडोथेलियल डिसफंक्शन देते हैं और हमें, अगेन वही बात आ गई ना, पिवट मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड और एनओएस को कम कर देते हैं। यही एल्डोस्टेरॉन का आ गया। अब हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम ये सब टेक्निक्स आपके सामने यूज करते हैं। स्पेशल ध्यान देते हैं ब्रीदिंग टेक्निक पे, और डॉक्टर गरिमा स्पेशल सेशंस लेती हैं योगा, रिलैक्सिंग वाले योगा आसन्स करने के, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य नमस्कार एंड अदर आसन्स आपको सिखाए जाते हैं। और हम मेडिटेशन का भी बहुत यूज करते हैं इन ए साइंटिफिक प्रैक्टिकल मैनर, सिर्फ कह देना नहीं। और फिर जिसको जरूरत पड़ती है उनको, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है या जिनको स्ट्रेस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, उनके लिए हम फिर जो है बैच फ्लावर थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अब क्या साइंस है, क्यों ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग आप लोग बहुत कम यूज करते हैं क्यों, और एक्सरसाइज के दौरान भी नेचुरल ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जब आप रनिंग करते हो। कैसे, हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसका मेजर एम है सांस ले पाना, बॉडी के जो है हार्ट को, लंग्स के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। अगर हमने इंसान के हाथ में नेचर ने छोड़ दिया होता ना कि सांस और हार्ट को खुद कंट्रोल करे, तो हम बहुत पहले मर गए होते। तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एज फॉर स्ट्रेस, एज फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज्यादा रहेंगे तो हम बीमारियों में रहेंगे, और जितना हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे उतना हम सही रहेंगे। ये इसके पीछे एक नर्व है वेगस नर्व, जो हमारे हार्ट, लंग के रेट को बढ़ाती है सांस लेने के, जो फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स देती है। जैसे मान लो आपको शेर दिख गया, आप उससे बचना है, तो आप चाहोगे ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन यूज करे, आपका हार्ट रेट बढ़े। बट ये शेर रोज थोड़ा दिखना चाहिए, रोज ही दिखेगा आपका बॉस के रूप में, आपकी बीवी के रूप में, आपके स्ट्रेस के रूप में, आपके ट्रैफिक के रूप में, तो रोज ही शेर आपके सामने है। तो फिर आप रोज ही सिंपैथेटिक नर्वस, रोज ही आपका हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, रोज ही बीपी बढ़ा रहेगा, रोज ही डाइजेशन खराब रहेगा। यहाँ लिखा है ना, देखिए पेरिस्टाल्सिस, तो लिवर कम काम करता है, शुगर लेवल बढ़े रहते हैं। तो स्ट्रेस, इसीलिए देखा है जरा सा स्ट्रेस आते हैं इंसुलिन लगने के बाद भी आपकी शुगर बढ़ जाए। ये है उसके पीछे की साइंस। अब इसको ब्रेन को कैसे हैक करें, इस ऑटोनॉमिक सिस्टम को। वेगस नर्व हमारे लंग्स की रेट को कंट्रोल करती है। तो अगर हम लंग्स की रेट को कम कर दें किसी तरह, तो हम इस वेगस नर्व को हैक कर लेंगे नेचुरली। अब ब्रीदिंग को, इसीलिए हम वेरियस ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हैं, वाटर ब्रीदिंग या ये, जिसमें जैसे चार सेकंड में इनहेल किया, 2 सेकंड एक्सेल, 2 सेकंड होल्ड किया और 4 सेकंड में एक्सेल किया। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो टोटल 10 सेकंड लग गए कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हैं जब हम, तो 10 सेकंड में हमने एक ब्रीथ पूरी की। नॉर्मल इंसान 1 मिनट के अंदर 14 से 16 बार सांस लेते, बट जब हम कॉन्शियसली ऐसे स्लो डाउन कर देते हैं अपनी ब्रीदिंग, तो हम 6 बार ही सांस ले। अब वेगस नर्व को सिग्नल पहुंच गया ना कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आओ, तो अपने आप वो स्ट्रेस का जो इफेक्ट आपके बॉडी पे पड़ रहा है, यही सक्सेस का राज है प्राणायाम। और ये आपके सामने एक रिसर्च स्टडी हुई थी, योगिनी स्टडीज का नाम है। इन्होंने वुमेन, स्पेशली मेनोपॉजल वुमेन जो बहुत ज्यादा प्रोन होती है क्लॉटिंग के लिए, उन पे स्टडी की, और उन्होंने पाया कि कैसे इससे उनकी वेस्कुलर हेल्थ भी बढ़ी, एंडोथेलियल हेल्थ इंप्रूव हुई। सिमिलरली अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, जो बोल रहा हूँ ना, टेक ए डीप रजिस्टर ब्रेथ। और हम कुंभक थेरेपी भी सिखाते हैं हमारे एक प्रोटोकॉल, एज ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल में, 3rd मंथ ऑफ करिकुलम में। तो कुंभक थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूज करते हैं, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक। तभी ये इतना होलिस्टिकली डिजाइन प्रोग्राम बनाया हमने, प्रोत्साहन प्रोग्राम। इतना कुछ आप सिखा देंगे हम आपको इन 12 हफ्तों में, जिसको आप एक आदत बना लोगे। और फिर जब चैलेंजेस पूरे करते हो हर हफ्ते के, तो ये आपकी आदत बन जाती है। और आदत बन जाएगी तो आप बीमारी, अच्छी आदतें अच्छी हेल्थ, खराब आदतें खराब बीमारी, सेम बात। और ये अनदर रिसर्च पे कैसे ताई ची करते हैं ना, चाइना में, जापान में ताई ची कितना है, वो भी एक टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और जो सारी प्रोटोकॉल्स हमने एक साथ आपको बताई अभी, डाइट, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, सब कुछ, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर, इनसे हमने काफी कुछ सीखा है इस किताब से, और इसमें इनकॉर्पोरेट भी किया है। ये किताब आज की नहीं छपी, ये रिसर्च पेपर छपा था 88 से इन्होंने स्टडी की शुरू, रेट्रो, और 96 तक इन्होंने स्टडी, इन्होंने बहुत से हार्ट पेशेंट्स लिए। ये एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज, डीन ऑर्निश इनका नाम है, डॉक्टर डीन ऑर्निश।
न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर भी रही है। इन्होंने देखो क्या लिखा है, इन्होंने पेशेंट्स लिए विद ब्लॉकेज, उन 48 पेशेंट लिए थे और उनको 6 साल तक 1986 से 92 तक ट्रैक किया, ट्रीट किया। कैसे? इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस, बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट वीगन पे आ गए, एरोबिक एक्सरसाइजेस कराई, स्ट्रेस को मैनेज किया, स्मोकिंग को छुड़ाया और ग्रुप साइकोथेरेपी, यानी कि सेम वो जो ग्रुप, एक ग्रुप बना लिया ना, जैसे हमारा ग्रुप है प्रोत्साहन प्रोग्राम का, ये ग्रुप क्यों बनाया जाता है? मोटिवेशन देने के। उन 48 लोगों में इन्होंने पाया कि बहुत से लोगों को जिन्होंने अडेयर किया, इन्होंने उनकी हार्ट 71% लोगों की हार्ट की ब्लॉकेज इन्होंने ठीक कर दी थी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी इफेक्टिव ये टेक्निक है, और फिर भी हम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हमारी, और ना हम सिखा रहे हैं हमारे मेडिकल करिकुलम, हमें भी नहीं सिखाई गई। और ये हमारे पिछले बैच मेंबर्स हैं, कुछ केस स्टडीज जो अब मैं टेस्टिमोनियल्स आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर में। तो ये गोपाल बिस जी, ये 7 साल से होम्योपैथिक दवाई पे थे, हमारे क्लिनिक से ले रहे थे बीपी की दवाई। कैसे इन्होंने, फोर्थ बैच का ये पार्ट थे, कैसे इन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक बहुत मेहनत की, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से इन्होंने फॉलो किया प्रोग्राम को, और आज ये बीपी और किसी भी दवाई से मुक्त है। इसके अलावा मेरे घर की, मेरे मामा जी की ये स्टडी है आपके सामने। इनको ब्लॉकेज, इनका हार्ट 47%, सॉरी ये पहले ये थी, ये 11 मार्च को ये हमारे पास आए थे, इनका हार्ट 40% काम कर रहा था सिर्फ, और इनके डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप वॉक मत करो, फिर डाइट के बारे में ज़्यादा उनको बताया नहीं कुछ भी, और फिर ये हमारे पास आए। इनको यही डाइट प्लान और इसी तरह से इनको हमने एक्सरसाइज, 70 की उम्र में इन्होंने 40 से 47% ले आए अपने हार्ट की पंपिंग को। ये देखिए, ये 40% था मार्च में, और ये अब जो है ये जून की, ये जून में 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने, यहाँ डेट कवर हो गई है, तो जून में इन्होंने जो है अभी ये आपके सामने 47% पे ये ले आए हैं, इंक्लूड फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अनदर स्टडी, ये भी हमारे पेशेंट सतीश अरोड़ा जी, इनका ये आज 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं। सोचो 35% का हार्ट काम कर रहा था जब आए थे। इनको मैंने कभी नहीं बोला कि साइकिल चलाना छोड़ो, क्योंकि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। साइकिल भी एक एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज जिसमें रेजिस्टेंस आपके बॉडी यूज करती है, और विद इन जो है उस वक्त 6 महीने के अंदर 2021 में इनका 40%, मतलब हमने रिवर्सल शुरू कर दिया था। एनदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेसिफिक केस है, मिस्टर पूनम प्रकाश जी, ये भी हमारे साथ हैं। इनका ना कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर हम नापते हैं आजकल, ये कोरोनरी एंजियोग्राफी हो जाती है बिना एंजियोप्लास्टी किए, बिना कोई भी काटपीट किए, बिना हम सीटी स्कैन के थ्रू भी आपकी ब्लॉकेजेस को नाप सकते हैं। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको ना डराया नहीं जाता कि भाई अब इतनी ब्लॉकेज है जी, स्टेंट डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इनका कैल्शियम स्कोर आप देखिए 2338, जो बोला गया कि 400 से ऊपर होते ही हाई लाइकलीहुड है कि सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्टिव सीएडी होगी, यानी मतलब 90% ज्यादा ब्लॉकेज होगी। और इनके डॉक्टर ने इसको देखते ही बोल दिया था इमीडिएट स्टेंट करो। ये हमारे पास आए, ये उस दिन से बीटरूट कभी नहीं बंद कर रहे हैं, और आज की डेट में ये 7 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर सुबह, 3.5 किलोमीटर, और 12 किलो इन्होंने वजन कम कर लिया। साथ ही साथ इनको सिवियर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, ये कुछ कदम नहीं चल पाते थे, तो इन्होंने नी आर्थराइटिस को भी इसी डाइट के साथ रिवर्स करके आज ये 7 से 8 किलोमीटर की सैर डेली कर रहे हैं। अभी ये टेस्ट हमने दोबारा नहीं कराया, क्योंकि सीटी स्कैन एक जो है बहुत सारी रेडिएशन देता है, ये हम फिर से कराएंगे जब हमें 3 महीने हो जाएंगे इनकी। ऑफकोर्स हम थोड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि केस सीवियर है। और ये इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थे फरवरी में 208, और अब देखो 116, और साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो हमने बात की बढ़ गया अपने आप ही, कुछ और नहीं, इन्होंने कोई दवाई नहीं लिपिड लोअरिंग ली। और लास्ट में फिर मैं डॉक्टर गरिमा को इनवाइट करूंगा, जो आपको ब्रीफ करेंगी नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में और उनके तत्व के बारे में, और फिर हम आपकी क्वेरीज लेंगे। द प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड इज ओवर नाउ, एंड मैं अब पहले कुछ केस स्टडीज आपके सामने पुट अप करना चाहूंगा। बिफोर वी प्रोसीड, हाँ जी, हाँ जी वीरेंद्र मामा जी, आप सुन सकते हैं मेरे को? तो अनम्यूट करके अपना थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने केस के बारे में बताएं, क्या आपको डॉक्टर ने बताया, क्या डाइट हमने आपको बताई, कैसे आप फॉलो करते हैं। हम आपको सुन नहीं पा रहे, अनम्यूट कीजिए थोड़ा सा प्लीज। एक माइक का बटन आप देख रहे होंगे, उसको दबा दीजिए। हेलो। हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर, प्लीज हाँ प्लीज बताएं।
मैं वीके शर्मा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को मैंने इको टेस्ट कराया तो मेरे को 40% आया, जिसमें कि रिपोर्ट देने में भी बीएल कपूर वालों ने थोड़ी दिक्कत महसूस की। एक दो दिन के बाद चेक करके मुझे रिपोर्ट दी, तो जिसमें मुझे 40% मेरी लीव बताई गई। मैंने इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को बताया, दिखाया। उन्होंने मेरे को मेडिसिन सब चेंज करके दूसरी दी, पर मेरे को थोड़ी उससे दिक्कत होने लग गई। फिर मैंने डॉक्टर जयंत से बातचीत की, इन्होंने मुझे मेडिसिन दी। इनकी मेडिसिन मैं रेगुलर लेता हूँ। इसकी वजह से अब मेरा 40% लीफ आ गया है। 47 सर। हाँ, 47 लीफ आ गया, तो जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से ही ऐसा हुआ है। नहीं, मेडिसिन के अलावा और क्या क्या हमने बताया, डाइट में क्या छुड़वाया था आपसे? हाँ, आपने डाइट बताया मुझे। मैं बीट रूट रेगुलरली लेता हूँ, सलाद डेली खाता हूँ, सैर करता हूँ, और जैसे जैसे आपने मुझे एडवाइस किया मैंने वो सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं। दूध दही पनीर जो आप पहले बहुत। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। अच्छा, दूध और दही पनीर कुछ नहीं। कितनी वॉक मैंने कितनी वॉक आप कर पाते हैं? अब पहले आपके चेस्ट में दर्द हो जाता था। हाँ, मैं पहले अब मैं 45 मिनट सवेरे, 45 मिनट शाम को। वेरी नाइस, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गोपाल बेस जी, प्लीज आप अगर हैं तो अनम्यूट करिए और बताएं अपना कैसे आपने बीपी की दवाइयाँ छोड़ी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वीडियो भी आप ऑन करें, रिक्वेस्ट करूँ। हाँ जी, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो एवरीवन, गोपाल बिस्ट बोल रहा हूँ। आफ्टर ज्वाइनिंग डॉक्टर जयंत एंड डॉक्टर गरिमा जो प्रोत्साहन वेबिनार कोर्स है, उसके बाद मुझे बड़ा हेल्प मिला। एक्चुअली ये पता चला कि हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे लीड करनी है। सेकेंडली, आई वॉज टेकिंग बीपी मेडिसिन अप्रॉक्स 7 ईयर्स, जिसमें बोलते हैं कि वो कभी छूट नहीं सकती वंस वी स्टार्टेड। बट ये हॉलिस्टिक अप्रोच की जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करने के बाद मेरी बीपी क्योर हुआ है। लास्ट 1.5 month रेगुलरली आई एम चेकिंग माई बीपी, बट इट्स क्वाइट नॉर्मल। सेकेंडली, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल में हमें पता चला है कि क्या स्प्राउट्स की वैल्यू है, क्या सैलेड्स की वैल्यू है, व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग एंड ऑल। एंड डिस्पाइट दिस, एक्चुअली आई वुड लाइक टू से कि होता क्या है कि जैसे एक्सरसाइज का बताया डॉक्टर जैन ने कि हमने एक्सरसाइज करनी है। आप प्रोग्राम में रहते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, मोटिवेशन मिलता है डेफिनेटली। बट आई वुड लाइक टू से कि अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज ऐसा है कि हमारी बॉडी ही नीड नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि यार हमने जाना ही जाना एक्सरसाइज, कभी मन करा गए, कभी मन करा नहीं गए। बट अगर हम फूड की बात करें, हेल्थी फूड, तो खाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर एक दिन में 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम खाएंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे तो 1 टाइम खाएंगे। तो अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर गरिमा एंड डॉक्टर जैन कि हमें ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसको खा के भी हम 70% अपने आप को क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, जो आज से पहले नहीं पता था, किसी किताब में नहीं बताते थे, खुद मैंने प्रैक्टिकल फील किया है। अप्रोक्स 2 इंचज मैंने वेस्ट लूज करी है, 7 to 10 kgs वेट लूज करा है, एंड इट हैपेंड इन जस्ट 15 days ऑफ ज्वाइनिंग द बैच, बिकॉज ऑफ कि मैं सिंसियरली आई वॉज डूइंग एवरीथिंग जो इन्हें मुझे सजेस्ट कर रहे बहुत अच्छी हैं। बात बोली आपने, खाना हमारी नीड है और वही हम बीमारियों को कैसे बढ़ा भी रहे घटा भी रहे। और ब्रीदिंग के बारे में भी जरूर बताएं, क्योंकि आपने बहुत रिलीजियसली ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हैं। डेफिनेटली। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमें आज से पहले पता था कि मैं खुद योगा करता था, कि योगा ही जाते थे, या तो लोग योगा जाते हैं या तो लोग जिम जाते हैं। जो जिम जाते हैं उन्हें पता है कि जिम ही हमारे लिए बेस्ट है, और जो योगा जाते हैं उन्हें पता है योगा ही बेस्ट है। बट हमें पता चला कि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, अलग अलग एक्सरसाइज कराई हैं, ब्रीदिंग की क्वालिटीज़ बताई हैं, योगा इंट्रोड्यूस कराया है, योगा में भी डिफरेंट फॉर्म्स बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि योगा जो हम करते थे पहले वो गलत था, यहाँ पे सही है। मतलब एन नंबर्स ऑफ करिकुलम है, मतलब जो हमने सुने थे, अब हो सकता है कि हमने सुना है बट उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या एग्जाम, क्या मतलब रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो नहीं पता। जब करें मैंने खुद में फील करा है, दैट्स व्हाई टेलिंग विद यू ऑल। आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, अगर कुछ क्वेरी कंसर्न यू कैन कॉल मी, आई हेल्प यू आउट। बट डेफिनेटली यू मस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। पूनम प्रकाश जी, आपका केस सबसे सिवियर है तो आपके हम रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर बताएं। पूनम प्रकाश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए एक बार।
आवाज नहीं सुन पा रहे पूनम जी आपको? हाँ जी, अब ठीक है, बताएं। पूनम जी हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे शायद आपकी। मैं तब तक सतीश जी को लेता हूँ। सतीश अरोड़ा जी आप बताएं पहले, जिनका हमने अभी केस। अनम्यूट कीजिए अपने आप को सतीश जी। सुन पा रहे हैं सतीश जी मेरे को? सतीश अरोड़ा जी। आई डोंट थिंक। पूनम जी आप ही कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या वजह है। नहीं आ पा रही, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो यू आर नॉट ऑडिबल पूनम जी। रुको मैं आपको म्यूट करके फिर से अनम्यूट करता हूँ। एक बार आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को दोबारा। नहीं, आपका आई थिंक माइक ऑफ है। कोई बात नहीं। आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर गरिमा टू कम इन एंड प्लीज ब्रीफ अस about her insights about the diet we are following, especially in these patients and hypertension and other clotting disorders. Yes, Dr. Garima, please. Hi everybody. Am I audible now? Yes. Okay. So namaste everybody. So Dr. Jayant has talked extensively about कि किस तरीके से हम अपनी डाइट से और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक्सरसाइज से, ब्रीदिंग से हम अपने हाइपरटेंशन को मेंटेन कर सकते हैं, उसे नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। आपने एग्जांपल्स भी देखे, केस स्टडीज देखी कि कैसे ऐसा हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा डाइट के बारे में आपसे बात करूंगी कि डाइट के थ्रू हम कैसे इसे ला सकते हैं। स्पेशली जो नाइट्रिक ऑक्साइड की बात हम कर रहे हैं, जो डॉक्टर जयंत ने बताया हाउ बेनिफिशियल इट इज, इसको हम अपने डाइट में किस तरीके से इंक्लूड करें ताकि हम इसका फुल बेनिफिट्स उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो खाने में जो हम खाते हैं वो कैसे प्रोड्यूस कैसे होता है। जो हमारे जो फूड हैं वो नाइट्रेट रिच होने चाहिए। अभी जो नाइट्रेट है यही कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और फिर रिलीज होके हमारी बॉडी में सारे बेनिफिट्स देता है जिसकी हमने बात की। तो ये नाइट्रेट रिच फूड्स जो अभी डॉक्टर जयंत ने लिस्ट शेयर की थी उसमें से हम आपको काफ़ी पता चलेगा कौन कौन से होते हैं, बाकी मैं बताऊंगी और इसकी क्या कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, जो हमारी बॉडी को नाइट्रेट्स कितने चाहिए होते हैं, 6.4 टू 12.8 मिलीग्राम पर केजी। तो मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो लगभग 384 mg टू 768 mg आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही आसानी से मीट हो सकती है अगर हम अपनी प्लांट बेस्ड डाइट को प्रॉपर्ली फॉलो करें। उसमें हमको कोई भी ऐसा बहुत उसको बहुत फैंसी डाइट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम उसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिनच की। कॉमनली इंडिया में आराम से पाया जाता है। 100 ग्राम स्पिनच से आपको 387 मिलीग्राम तक नाइट्रेट मिल जाता है। 24 से लेकर 387 डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके के सॉइल में वो उगाया गया है। तो आप देखिए कि खाली 100 ग्राम स्पिनच ही ऑलमोस्ट आपको कितना नाइट्रेट दे पा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेट्स की। अब कैरेट्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड है। विटामिन ए तो है ही, उसमें कैरेटिन है ही। उसके अलावा जब नाइट्रेट्स की भी बात करें तो ये अच्छी मात्रा में 100 ग्राम कैरेट आपको 90 टू 195 मिलीग्राम्स ऑफ नाइट्रेट्स दे देता है। इसके अलावा सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे साग है वो इतने इंपॉर्टेंट है। जब हम सर्दियों में सरसों का साग खाते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज, वो आपको पता चलेगा कि जो अगेन 100 ग्राम जो हमारा सरसों है वो हमको 70 टू 95 मिलीग्राम्स ऑफ नाइट्रेट देता है। इसके अलावा बीट रूट आपने देखा होगा, जो डॉक्टर जयंत ने भी स्टडीज शेयर की, और आप कोई भी हाइपरटेंशन की स्टडी उठा के देखेंगे, जो सबसे रिसर्च फूड आइटम है दैट इज बीट रूट।
तो बीट रूट अगेन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रेट। अगर आप 2 बीट रूट दिन के ले लेते हैं, इधर इन एनी फॉर्म, रॉ सबसे बेटर है, और अदरवाइज स्टीम भी जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको आपका पूरा दिन का नाइट्रेट जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट मीट हो जाती है। नेक्स्ट, आजकल बहुत फेमस है ना सफेद पेठे का जूस, वो इसीलिए फेमस है कि 100 ग्राम सफेद पेठे का जूस है, अब लगभग आपको 68 मिलीग्राम नाइट्रेट्स के करीब दे देता है। उसके बाद हम बात करेंगे गार्लिक और जिंजर की, कि क्यों इतना बोलते हैं। आपने ये भी सुना होगा हर किसी ने कि जिसको भी बीपी का प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले बोलते हैं ना सुबह उठ के 3 से 5 लहसुन की कलियां खा लीजिए। तो 2 गार्लिक मॉडरेट नाइट्रो ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसका काम क्या होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है पर इनडायरेक्टली उसको इम्प्रूव करना। सो दैट इज वाई गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिट्रस फ्रूट्स। कहते हैं ना विटामिन सी बॉडी के लिए क्यों अच्छा है, अभी तक हमने सुना था हीलिंग प्रोसेस के लिए, स्किन के लिए, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत अच्छा रोल है। सिट्रस फ्रूट्स का बहुत अच्छा रोल है टू इम्प्रूव, बिकॉज विटामिन सी इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज वो आपकी बॉडी की जो बायो अवेलेबिलिटी की डॉक्टर जैन ने बात की थी कि जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाता है। तो दैट इज वाई सिट्रस फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लेमन हुआ, ऑरेंज, मौसमी, आपका जो आंवला है, दैट इज सो रिच इन विटामिन सी। दिन का अगर आपने एक आंवला का कंजम्पशन आपने पूरा दिन में अगर कर लिया है, कच्चा आंवला, उसकी कैंडी या मुरब्बा या ये सब बना के नहीं खाना, बिकॉज वो सिर्फ हम अपने आप को शुगर दे रहे हैं, विटामिन सी उसमें से बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो ओनली इन द रॉ फॉर्म आंवला इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उन्होंने स्टडीज बात की थी, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने काफ़ी स्टडीज इस तरीके की फंड की हैं, एंड दे हैव फाउंड कि डेली सप्लीमेंटेशन ऑफ डाइटरी नाइट्रेट, अगर प्लांट्स बेस्ड डाइट पे आप जाते हैं तो आप अपने एंडोथेलियल फंक्शन को 20% तक रिमूव कर सकते हैं विद इन 4 months। सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट प्लांट्स बेस्ड डाइट है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, ऐसे सिर्फ ये ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की नहीं, आप कोई भी उठा के देखिए स्टडीज ऑफ ऑन हाइपरटेंशन, द मोस्ट result giving studies you would find are plant based diet studies। इसके अलावा जो सॉल्ट की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर जैन ने भी बोला ना कि ऊपर से भी सोडियम खा लिया तो भी वो सॉल्ट डाल लिया, तो क्यों वो प्रॉब्लम नहीं कॉज करता है, आई विल टेल यू। मतलब ऑब्वियसली आपको लिमिटेड अमाउंट में खाना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत खा सकते हैं। देखिए जो सोडियम होता है ना, वो एंडोथीलियल को थिकन कर देता है, मतलब उसकी जो थिकनिंग, जो उसकी डायलिटेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, थिकन हो जाएगा, वो डायलेट कम होगा। लेकिन अगर हम अपनी डाइट में नाइट्रेट्स लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर लेते हैं अच्छे से, तो उसकी वजह से जो वो उसको काउंटर इफेक्ट हो जाता है, एंड फिर जो थिकनिंग सोडियम की वजह से होगी, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो उसको काउंटर इफेक्ट करके उसको वापस डायलिटेशन में हेल्प कर देगा। सो दिस इज व्हाई नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सोडियम वो कहते हैं कि सॉल्ट का रिस्ट्रिक्ट करना है, वो इसलिए रिस्ट्रिक्ट करने को कहते हैं कि एंडोथीलियल थिकनिंग को हमको बढ़ाना नहीं है बहुत ज्यादा सॉल्ट से, और अगर हमारे सॉल्ट डाइट में जो आ भी रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो उसको काउंटर इफेक्ट कर देगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन दिस प्लांट बेस्ड डाइट जो हम लोगों ने खाना। अब देखिए ऐसे काली अपनी डाइट में ये 4-5 फूड आइटम्स, बीटरूट हुआ, स्पिनच हुआ, मस्टर्ड ग्रीन्स हुए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमेटो, आपका सिट्रस फ्रूट्स हुए, गार्लिक, अदरक हुआ, इनसे खाली थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपने इनको इंक्लूड कर लिया अपने डाइट में, एंड यू आर गुड इनफ। कुछ भी आपको और फैंसी इंग्रेडिएंट्स, फैंसी और चीज़ें, हर्ब्स एंड बाहर के कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइपरटेंशन एंड एंडोथेलियल इंजरी की अगर हमें सोडियम की बात करनी है, तो देखिए आप प्रोसेस्ड फूड में ना, अगर आप बिस्किट भी खा रहे हैं ना बाहर से, आपको लग रहा है ये तो मीठा है, इसमें सोडियम नहीं है, पर लेकिन वही जो डॉक्टर ने बात किया था, प्रेजर्वेटिव्स के लिए वो सॉल्ट हर चीज़ में डालते हैं, इवन इफ इट इज़ योर बिस्किट्स। अब अपना बिस्किट उठाएंगे, उसके पीछे आप रैपर पे देखिए कि सोडियम कंटेंट कितना दिया हुआ है। उस सोडियम की, वो नमकीन को कम करने के लिए वो क्या कर देते हैं, और शुगर डाल देते हैं, तो और उसका लेवल बढ़ गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सोडियम हमें दिन में हमारा 2400 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप बाजार की कोई भी नमकीन 100 ग्राम या 200 ग्राम की नमकीन का पैकेट उठा के देखेंगे, आप उसमें देखेंगे 600 से 700 मिलीग्राम केवल उस छोटे से पैकेट में ही आपने बॉडी में सोडियम ले लिया। तो बाकी बचा हुआ सोडियम जो है, अगर आप ऐसी ही चीज़ों का, अगर आपने 2-3 बार बिस्किट्स खा लिए, 1-2 बार नमकीन खा ली, तो आप देखिए कि खाने से तो फिर तो आपको इस हिसाब से बिल्कुल सोडियम हटाना ही पड़ेगा अगर आप नॉर्मल उसमें जाना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, यू हैव टू मेक द चॉइस। लेकिन येस, वी कैन टेल यू कि कैसे हम
खाली खाने में कुछ चेंजेस से एंड अलोंग विद सम एक्सरसाइजेज एंड सम ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेसेस हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. So that is what I wanted to share with you all. If you have any questions, any queries regarding these, please feel free to ask. Thank you. Thank you, Dr. Garima. And you can now raise hands. Maruti ji, yes. सर माई सेल्फ मारुति चौगुले, मैं 51 ईयर्स का हूँ. एक्चुअली मुझे आई एम एथलीट, पर मैंने जस्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर इससे मैं क्या कुछ सीख सकता हूँ क्या देखने के लिए मैंने आपका सेमिनार्स और वीडियोस देखे और आई फाउंड इट वेरी यूजफुल सर. So for whether can I join this program for sports point, my fitness point of view, sir? Of course, you're most welcome. I am an athlete, तो हम दोनों का तो वैसे भी same level of उस पे रहेगा तो. But of course, why not? Next batch, we usually run one batch at a time to maintain the quality. Yes, sir. Because we have lack of time. But we, of course, you can join the current batch even. We have just 4 sessions away. तो हम उसके वीडियोस आपको भेज देंगे. If you want to join that batch, I will send you the details about it. Yeah. And of course, you will improve your cardiovascular health. You will improve your running speed. जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने सब खा पी के देख लिया नॉन वेज. मैं एक ऐसा आदमी था जो हफ्ते में 5 बार नॉन वेज खाता था, क्योंकि मैं बहुत हार्डकोर जिम कर रहा हूँ 10-15 साल से, और मेरे घर में ही जिम बना लिया मैंने. और मुझे ये सब बताया गया कि मैं भी आपकी तरह ही, क्योंकि मेरे को भी नॉलेज नहीं थी जो हमें पढ़ाया जाता हाई प्रोटीन खाओ, वो शेक्स, वो मैंने एडिटिव ऑन के वो वे प्रोटीन्स एंड वो सब भी मैंने यूज किए. 12-12, 15-15 अंडे खाए, सब कर लिया, तो अभी मेरी रनिंग स्पीड कम हो ही नहीं रही थी. मतलब मेरे को वही 5:36 की स्पीड आती थी. अब मैं 15 किलोमीटर भी एट स्पीड ऑफ 450, 460, वो भी बिना मेहनत के रिलैक्स्ड वे में कर लेता हूँ. तो मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पिछले 4 साल में वीगन से, तभी आप देख रहे हैं कितने मर्जी. आप विराट कोहली देख लीजिए, नंबर 1 क्रिकेट प्लेयर, नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर इंडिया है सुनील चेत्री जी देख लीजिए, नंबर 1 टेनिस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड जोकोविच, ही इज ऑल्सो, दे ऑल टर्न टू वीगन लाइफ. व्हाई? तो हम क्यों नहीं उनसे सीख लें? बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे और सर, हाँ, मैं बेसिकली डॉक्टर दीक्षित डाइट फॉलो करता हूँ. सुबह 9 एंड इवनिंग 7:30, 8 o'clock सर. और मुझे खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर फॉलो करता हूँ पहले मतलब रॉ फूड से अबाउट 25% रॉ फूड, देन सब्सिक्वेंटली रोटी सब्जी जो कुछ है. पर डेली मैं अंडे, सुबह 4 अंडे और शाम को 4 अंडे मैं बॉइल्ड एग ले लेता हूँ सर. ओनली टू हैव, बिकॉज संडे हो या मंडे, और अंडे में पूरे न्यूट्रिएंट्स है वैसा बताया गया है. और वो भी सकता है. वो फिर जैसे शुगर इंडस्ट्री है वैसी एग इंडस्ट्री है जी. है ना? तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो जाए, बट करके देखें आप 1 महीने के लिए, ये एग हटा दें, आपकी रनिंग स्पीड, साइकिलिंग स्पीड सब बढ़ जाएगी. जी सर, थैंक यू. Most थैंक यू welcome. सर. Anyone else? Please go ahead. Yeah. Good morning, doctor. I'm Advocate Ravi Shankar. Hey. I'm new to this program. I heard all the videos which are available to me and learned a lot. There was one question कि आपने कहा था कि sauerkraut मैं 50 ग्राम तक यूज करता हूँ. आप अपने लिए बताए थे. Yes. तो बिगिनर्स को कितने से स्टार्ट करना चाहिए, कितने sauerkraut, कितने मात्रा में? और दूसरा है कि उसमें साल्ट क्या डालते हैं, कॉमन साल्ट या आयोडाइज साल्ट या सिंगा नमक? डॉक्टर गरिमा वुड लाइक हाँ, जी जी. जी हाँ जी सर, आप उसमें कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, सेंधा भी डाल सकते हैं. पिंक भी प्रेफर, मतलब आप सेंधा और पिंक से स्टार्ट कीजिए. और अगर तो कोई आपको वो इश्यूज नहीं है, इफ देयर आर नो बीपी इश्यूज और ये सब चीजें नहीं है, साथ में आप थोड़ा सा राई डाल सकते हैं. सो आप क्वांटिटी 50 ग्राम की उन्होंने बात की थी, आप इनिशियली 20-30 ग्राम लेकर शुरू कीजिए. देखिए आपकी बॉडी की कैसी कैसे वो उसको अडेप्ट कर रहा है, एंड धीरे धीरे करके वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, आप आराम से एवरीडे बेसिस पे 50 ग्राम ले सकते हैं. नहीं, मैं करूंगा. मैं केफिर भी यूज करता हूँ. ओ वेरी Very गुड. nice. बट लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि नो मना एनिमल किया. प्रोडक्ट. हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही थी. दैट इज वेरी गुड फॉर प्रोबायोटिक्स अगर आप कुछ और एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो. लेकिन हाँ, अगर केफिर ले रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपको फर्मेंटेड फूड का क्या इंपॉर्टेंस है. हाँ, वो मैं काफी लोगों के टच में रहता हूँ. हाँ, लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब ने मोटिवेट किया है बहुत अच्छा, और आई विल ट्राई टू फॉलो. थोड़ा लेकिन- कैफे की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी का इशू आता है, कॉस्ट का इशू आता है. हम चाहते हैं सस्ती से सस्ती लोकल फूड्स को प्रमोट करें.
एग्जैक्टली नहीं, सो व्हाट वो हाँ। तो एक बार ग्रेन्स आ गया है, उसी को हम लोग रिपीट हाँ। करते हैं, लेकिन मिल्क का जो इशू है, मिल्क तो वही पैकेट मिल्क ही बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ दिल्ली में तो मदर डेयरी का ही काउ मिल्क हाँ मंगवाना जी पड़ता है। सो बिल्कुल। दैट इज व्हाई वी प्रेफर sauerkraut ओवर कैफिर, क्योंकि अब प्रोसेशन बहुत कम है ना, आप उसमें कुछ प्रोसेस डाल ही नहीं रहे हैं, आप अपने जी मतलब, तो दैट इज व्हाई अब मतलब वी डोंट प्रोसेस्ड और मिल्क प्रोडक्ट्स को हम नहीं इतना वो करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी प्रेफर बस नहीं, sauerkraut। बहुत ही सॉल्ट एक्सीलेंट की प्रेजेंटेशन आप सॉ- लोगों का है। धन्यवाद जी। अब सॉल्ट की जहाँ वेरी तक वेरी सॉल्ट की जहाँ तक बात रही, जैसे आप लोग कभी कभी, जैसे मैं तो पर्सनली यूज करता हूँ, आप चाट बनाते हैं अपने स्प्राउट्स की, उसमें नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, उसमें आप थोड़ा सॉरक्राउट ऐड करते हैं, जिसमें एडिशनल नमक तो पहले ही था, खटास उसकी आ गई, तो आप दूसरे नमक को बैलेंस आउट कर देते हैं। एग्जैक्टली जी जी। तो बस एग्जैक्टली उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। नहीं, मेरा भी थोड़ा सा हाइपरटेंसिव है, थोड़ा एलडीएल बढ़ा होता है, हम्म। उसको मैं मैनेज करता हूँ, आपके प्रोग्राम को फॉलो करके करूंगा, धन्यवाद। ड्रास्टिकली करूंगा, क्योंकि आई एम जस्ट कंप्लीटिंग 61 ईयर, वेरी नाइस। तो इट्स इसेंशियल। थैंक यू। हाँ, वरुणा मल्होत्रा जी प्लीज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जयंत। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गरिमा। मेरे दो Good क्वेश्चन थे। एक सॉफ्ट जो आता है आलमंड मिल्क और सोया मिल्क पैक्ड आइटम, वो मतलब हेल्दी है, प्लांट बेस्ड लिखा होता है क्योंकि उससे। कंपैरेटिवली जो दूध आप दूसरा ले रहे हैं उससे हेल्दी है, लेकिन अगेन वही बात मैं कहूँगा, आप घर में बना लो, बहुत इजीली बन जाता है। ओके। तो क्यों हम अपनी बॉडी की सेहत को दूसरों के हाथ में दे, जितना हो सके। देखिए, मैं मानता हूँ कि आज सब कुछ तो हम नहीं उगा सकते, या लेकिन एटलीस्ट जो चीज बिना प्रिजर्वेटिव, बिना उसमें भी कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो डाला ही है ना टेट्रा पैक में रखने के लिए उसको, तो राइट। उससे बच के रहे। क्या है, सोक कीजिए आप आलमंड्स को, अगर आपको शुगर का इशू नहीं है, थोड़ा सा उसमें साथ में ये अपना डेट, आधा या एक डेट साथ में पीस दीजिए मिक्सी में, बस। ओके। और सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि हम स्प्राउट्स अभी हमने अपनी मील में स्टार्ट किया है लेना, तो उसको रॉ मतलब खाएं या फिर स्टीम करके खाएं, मतलब क्या फायदेमंद है? सर बेटर तो डेफिनेटली रॉ है, क्योंकि जो लाइव बैक्टीरिया हमने फर्मेंटेशन जो स्प्राउटिंग से प्रोड्यूस किया है, उसको अगर हम स्टीम या हीट दे देंगे तो उसका अमाउंट ना मतलब बहुत ही कम रह जाएगा। तो डेफिनेटली आप उसको स्प्राउट को अगर रॉ कर सकते हैं कंज्यूम तो बहुत अच्छा है, रॉ कीजिए। लेकिन अगर बहुत ही किसी को गैस्ट्रिक एसिडिटी इश्यूज हैं एंड दे से कि नहीं बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो आई टेल देम ठीक है, आप हल्का सा स्टीम करके उसको लो, एंड इफ इट इज आपको ले पा रहे हैं तो देन इट्स गुड इनफ। ट्राई नॉट टू ओवर हीट इट और ट्राई नॉट टू बॉयल इट, या जो प्रॉपर कुकिंग मत कीजिए उसका। ये ठीक है। और मॉर्निंग में फर्स्ट मील उसको हम ले सकते हैं? सी आई जनरली, मेरा थोड़ा सा अलग रहता है, मैं जनरली इतना हाई, क्योंकि देखिए जब आप फास्टिंग में होते हैं ना, तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के थोड़े कम होते हैं, वो भी फूड के उसमें ही सिग्नल में ही ज्यादा वो रिलीज होते हैं। तो स्प्राउट को हमें डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू अदर थिंग्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जनरली से कि आप सिंपल फ्रूट से शुरू कीजिए, या फिर उसके साथ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोक्ड नट्स एंड सीड्स लीजिए, तो वो सॉफ्टर होते हैं, उनकी डाइजेशन इजी होती है, आपकी बॉडी को पहले फैट्स मिलते हैं रादर देन डिफिकल्ट स्प्राउट्स टू डाइजेस्ट। तो इसीलिए आई वुड से कि उसको अपना ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, बट उससे पहले जरूर यू हैव अ फ्रूट और सम सोक नट्स एंड सीड्स, ताकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे रिलीज हो जाएं, फिर वो स्प्राउट्स को इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है। और जैसे सॉरक्राउट हमने बताया, इसके नेचुरल बैक्टीरिया एंजाइम्स ना बहुत इजीली डाइजेस्टेबल बना देते हैं स्प्राउट्स को, तो ये और बेनिफिट रहता है कि आप सॉरक्राउट थोड़ा सॉल्ट के सोर्स की तरह उसमें यूज कर लें, तो आपकी डाइजेशन को भी हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया नेचुरल जो डाइजेस्ट करेंगे, फर्मेंट करेंगे वो हैं, तो आपको आसान हो जाएगा पचाना। राइट, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।